नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए आपको ले चलते हैं टैक्स की दुनिया में। हमारे संभव सीरीज का ये पड़ाव टैक्स है। त्योहारों को सीजन चल रहे हैं, बात टैक्स की आती है तो एक प्रसंग याद आ जाता है। जब राम जी को वनवास हुआ था तो भरत मनाने गए थे। राम जी माने नहीं। भरत को उन्होंने खड़ाऊं दे दिया और कहा, भरत मेरी तरफ से राज्य का कार्यभार संभालो, 14 साल बाद मैं आऊंगा तो वापस ले लूंगा। भरत जब आने लगे तो उन्होंने राम से एक सवाल किया कि भैया, आपकी शासन व्यवस्था में टैक्स कैसा होगा, मैं कर कैसे लूंगा जनता से, क्योंकि व्यवस्था तो आपकी है, मैं तो आपकी तरफ से प्रतिनिधि हूं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा था भरत से कि भरत, कर प्रणाली सूरज की तरह होनी चाहिए। जैसे सूर्य धरती से ही जल का अवशोषण करता है तो किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन उसी जल को जब वर्षा के रूप में धरती को वापस लौटाता है तो जीव जंतु, पेड़ पौधे, पूरी की पूरी प्रकृति को उस बारिश का लाभ होता है, एहसास होता है। कर प्रणाली ऐसी ही होनी चाहिए। आज भी कहा जाता है कि इससे प्रासंगिक कोई कर व्यवस्था हो ही नहीं सकती है कि सरकारें जनता से कर ले तो पता न चले, लेकिन जब उस कर को वापस करे तो जनता के हर जीवन में खुशहाली आ जाए, स्पंदन आ जाए। तो चलते हैं कर व्यवस्था की ओर। अगर हम अपनी कर व्यवस्था का कुछ वर्गीकरण करें, सैद्धांतिक रूप से पूरी दुनिया का वर्गीकरण करें, तो एक होता है प्रगतिशील कर प्रणाली, एक होती है प्रगतिशील कर प्रणाली। पूरी दुनिया में यही चल रही है, अधिकतम देशों में प्रगतिशील कर प्रणाली। ठीक, प्रगतिशील कर प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि अधिक धनी लोगों से अधिक टैक्स लेगी, कम धनी लोगों से कम टैक्स लेगी, और जो गरीब होंगे उन्हें टैक्स फ्री। यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, आय जैसे जैसे बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, वैसे वैसे टैक्स की राशि बढ़ती जाएगी। इनकम यदि अधिक है, आय अधिक है, तो टैक्स भी क्या होगा? अधिक होगा। इनकम यदि कम है, यानी कम आय है, कम आय है, कम आय है, तो टैक्स भी क्या होगा? कम होगा। टैक्स भी कम होगा। यही है प्रगतिशील कर। जैसे जैसे धन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कर की राशि भी बढ़ती जाएगी। अगर भारत में हम इनकम टैक्स का उदाहरण ले, इनकम टैक्स का उदाहरण ले, अभी मैं पढ़ाऊंगा, तो प्रगतिशील कर प्रणाली का सबसे बड़ा उदाहरण इनकम टैक्स है। अधिक इनकम अधिक कर, कम इनकम कम कर, इसलिए इनकम टैक्स स्लैब बनाए जाते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको, 2024-25 के बजट के हिसाब से समझाऊंगा। तो कर व्यवस्था का जब वर्गीकरण किया जाता है तो सबसे पहली जो कर प्रणाली आती है उसे क्या कहते हैं? प्रगतिशील कर प्रणाली। एक होती है प्रतिगामी कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली। दुनिया के देशों में यह बहुत कम रह गई है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, जैसे जैसे आय बढ़ेगी टैक्स कम होगा। एकदम उल्टा, टैक्स कम। इसे कहते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली। ये अच्छी नहीं मानी जाती, ये अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन वर्गीकरण में आती है तो पढ़ना है। एक होती है समानुपातिक कर प्रणाली, समानुपातिक कर प्रणाली, समानुपातिक कर प्रणाली। एक होती है समानुपातिक कर प्रणाली। इसमें क्या होता है कि टैक्स का परसेंटेज फिक्स होता है,
यानी टैक्स का प्रतिशत फिक्स होता है, प्रतिशत निश्चित होता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, अमीर या गरीब हो। अब जैसे मान लीजिए इस व्यवस्था में कह दिया जाता है कि हम 10% आय पर टैक्स लेंगे, मान लीजिए कह दिया जाता है कि 10% आय पर टैक्स लेंगे, तो अगर कोई 1 करोड़ वार्षिक कमा रहा है तो भी उससे 10% ही लगेगा, कोई साल में 1 लाख कमा रहा है तो भी उससे 10% ही रहेगा। यह भी कर प्रणाली अच्छी कर प्रणाली नहीं मानी जाती। दुनिया में सबसे अधिक जो कर प्रणाली प्रचलित है वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, प्रगतिशील कर प्रणाली है। अब आइए टैक्स की दुनिया में थोड़ा घुसते हैं। ठीक, टैक्स की दुनिया में 2 प्रकार के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम कुछ यूं समझाते हैं। टैक्स 2 प्रकार के, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स में कहा जाता है कि जिस पर कर लगता है उसी को भुगतान भी करना होता है। जैसे इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है? एक डायरेक्ट टैक्स है। तो देखिए, ये कोई व्यक्ति है, इसकी आय है, थोड़ा स्मार्ट वाला बना देते हैं, इसकी आय अधिक है, इनकम अधिक है, कमाई अधिक है, तो गवर्नमेंट सीधे ठीक इसी से इनकम टैक्स लेगी। यह हुआ प्रत्यक्ष कर। आपकी कमाई अधिक है तो आप ही दे रहे हैं, यानी जिस पर लगाया जाता है वही भुगतान भी करता है। जिस पर लगाया जाता है वही भुगतान भी करता है। वही क्या करता है? जिस पर लगेगा वही भुगतान करेगा। ठीक। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? सरकार वसूलती किसी और से है, यानी सरकार को पेमेंट कोई और करता है, लेकिन जो टैक्स वो पेमेंट कर रहा है वो उस पर नहीं लगा है। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी। ये है दुकानदार, ये है दुकानदार, ये दुकानदार, ये सरकार है और ये खरीदार है। ये व्यक्ति क्या है? उपभोक्ता है, खरीदार। अब एक बात समझना, आपने उपभोक्ता ने खरीदा, उपभोक्ता पेमेंट किया। जब आप कुछ खरीदते हैं, पेमेंट स्लिप मिलती है तो उसमें आप जीएसटी भी पेमेंट करते हैं। यानी जीएसटी पेमेंट कौन कर रहा है? खरीदार। हम लोग दुकान पर जब आप कुछ खाते होंगे, होटल में खाना खाते होंगे, बिल आता है तो उसमें जीएसटी लगता है, यानी खाने में जीएसटी आप किसने दिया? उपभोक्ता ने दिया। लेकिन गवर्नमेंट को कौन पेड कर रहा है? दुकानदार पेड कर रहा है। यह है अप्रत्यक्ष कर। दे ये रहा है कौन? दुकानदार। भुगतान कौन कर रहा है? दुकानदार। लेकिन एक्चुअल में कौन भुगतान किया है? उपभोक्ता। यानी जिस पर लगा है, लगा किस पर है? जीएसटी, उपभोक्ता पर। जीएसटी के बारे में कहा जाता है कि अंतिम बिक्री पर लगता है। लगा किस पर है? अगर 120 रुपये का कोई सामान है तो उपभोक्ता ने 100 रुपये का सामान है, 20 रुपये वो जीएसटी दिया है, लेकिन ये 120 रुपये सरकार को कौन दे रहा है? दुकानदार दे रहा है। सरकार उपभोक्ता से लेने नहीं आती है। सरकार किससे लेने आती है? दुकानदार से। तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर। यानी जिस पर जीएसटी लगी है, एक्चुअल में वह पेमेंट नहीं कर रहा है। एक्चुअल में पेमेंट कौन कर रहा है? ये। लेकिन दिख कौन रहा है कि ये पेमेंट कर रहा है? ये है अप्रत्यक्ष कर। यानी प्रत्यक्ष कर जिस पर लगता है वही भुगतान करता है, सीधे सीधे उसी का है हिस्सा। अप्रत्यक्ष कर में लगा किसी और पर है, सरकार भले इससे ले रही है लेकिन ये अपने पास से नहीं दे रहा है। एक्चुअल में जीएसटी कौन पेमेंट कर रहा है? उपभोक्ता पेमेंट कर रहा है।
ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर। अब हम अगर इंडिया में कहें, इंडिया में तो इंडिया में डायरेक्ट टैक्स ढेर सारे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर के बना दिया गया जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स को मिलाकर के क्या बना दिया गया? जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स को क्या मिलकर के बना दिया गया? जीएसटी। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट टैक्स पर। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट टैक्स पर। तो आइए हमारी चर्चा शुरू होती है डायरेक्ट टैक्स। और जब आप डायरेक्ट टैक्स पर जाएंगे तो आपको मिलेगा कई प्रकार के, हम ढेर सारे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे। कुछ एग्जांपल बता देते हैं। जैसे हम आपको इनकम टैक्स अभी पढ़ाएंगे, इनकम टैक्स। हम आपको कॉरपोरेट टैक्स पढ़ाएंगे, कॉरपोरेट टैक्स। हम आपको सिक्योरिटी, हम आपको मैट पढ़ाएंगे, मैट पढ़ाएंगे। हम आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पढ़ाएंगे। हम आपको कैपिटल, ठीक, हम आपको कैपिटल गेन टैक्स पढ़ाएंगे, ठीक। हम आपको कई टैक्सों का उदाहरण देंगे। हम टोबिन टैक्स के बारे में बताएंगे, हम पिगोवियन टैक्स के बारे में बताएंगे, हम चर्चा टैक्स हेवन की करेंगे, ठीक। हम कुछ चर्चा वैश्विक स्तर पर किए जा रहे सुधारों की करेंगे। ये सब सारी चीजें करेंगे। तो आइए आपको ले चलते हैं सबसे पहले इनकम टैक्स पर। सबसे पहले इनकम टैक्स पर याद रखिएगा, इनकम टैक्स का मतलब कहा जाता है कि जहां इनकम वहां टैक्स। यदि आपने इनकम प्राप्त की है, ठीक, इनकम प्राप्त की है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जहां आए वहां टैक्स। आप कहोगे भाई इसका सैद्धांतिक आधार क्या है? सरकार कानून बना के तो ले लेती है, लेकिन इसका सैद्धांतिक आधार क्या है? सैद्धांतिक आधार यह है कि आप कोई भी आय इसलिए प्राप्त कर रहे हो क्योंकि सरकार ने व्यवस्था बनाई है। मान लीजिए हम कहीं नौकरी कर रहे हैं और हम तनख्वाह पा रहे हैं तो उस पर इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो हम कहते हैं भाई हम तो काम कर रहे हैं, पा रहे हैं। जी नहीं, आप काम भी इसलिए कर रहे हो। सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनाया होता तो आप काम करके आते, तनख्वाह लेके आते, कोई मार के छीन लेता। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था दी है इसलिए आप पढ़े लिखे हो ताकि कमा रहे हो। सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था दी है, सरकार ने आपको सुरक्षा दी है, सरकार ने आपको राइट्स दिए हैं, सरकार ने आपको सड़कें दी है, सरकार ने आपको एयरपोर्ट दिए, सरकार ने ढेर सारी चीजें दी है जिसके बदले में आपसे कुछ नहीं पा। ये चीजें हैं, ये सच है कि आप जो इनकम प्राप्त कर रहे हो उसके पीछे आपकी प्रतिभा है, आपका परिश्रम है, आपका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। तो उस इनकम का एक बड़ा हिस्सा आप लेते हो। लेकिन सरकार कर रही है कि आपकी इनकम प्राप्त करने में सिर्फ आपका ही निवेश नहीं है, आपकी ही प्रतिभा नहीं है, आपका ही श्रम नहीं है, हमने भी बहुत कुछ किया है। हमने आपको शांति दी, हमने आपको सुरक्षा दी, हमने आपको अधिकार दिए हैं, हमने आपको व्यवस्थाएं दी हैं, तो थोड़ा सा हमारा भी बनता है। इसीलिए सरकार इनकम टैक्स लेती है, क्योंकि आप आय कर रहे हो तो उसके पीछे सरकार की भी योगदान है, भूमिका है। तो यहीं से इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट आया। भारत में इनकम टैक्स, व्यक्तियों पर लगने वाला जो इनकम टैक्स है उसे लेकर के अंग्रेज आए, ठीक ठीक, उसे लेकर के अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने तो इनकम टैक्स को जी भर के लिया। कहा जाता है कि 1757 की प्लासी से लेकर के 1947 की आजादी तक संसार में सबसे अधिक इनकम टैक्स भारत में ही लगता था। भारत के आजाद होने के बाद डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी बनी थी और आजाद भारत में डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी ने कही थी कि टैक्स को घटाइए, क्योंकि इस कमेटी ने तर्क दिया था कि अधिक आय वाले ही बचत करते हैं। भाई अधिक आय है तभी तो बचत कर रहा है, और बचत कर रहा है और सरकार यदि टैक्स के रूप में उसकी सारी बचत ले दी तो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण नहीं होगा, निवेश नहीं होगा। बचत करने वाला सब टैक्स देगा तो जब बचेगा नहीं तो खरीदारी कहां से करेगा, निवेश कहां से करेगा, तो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण नहीं होगा। इसलिए कहा गया कि टैक्स कम किया जाएगा।
1991 के जब आर्थिक सुधार होते हैं तो एक टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनती है जिसे राजा जी चिलैया कमेटी कहा जाता है। राजा जी चिलैया को कर सुधारों का जनक कहा जाता है, कर सुधारों का राजकुमार कहा जाता है। राजा जी चिलैया ने एक नई बात लाई टैक्स की दुनिया में। राजा जी चिलैया के पहले लोग का यह मानना था, अर्थशास्त्रियों का मानना था, व्यवस्थापकों का मानना था कि अगर सरकार को अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है तो टैक्स की दरें बढ़ा देनी चाहिए। सरकार को यदि अपने कुल टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना है तो कर की दरें क्या करनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। यह राजा जी चिलैया के पहले माना जाता था, 1991 के पहले यह माना जाता था। 1991 में राजा जी चिलैया कहते हैं नहीं, यह कॉन्सेप्ट ही गलत है। राजा जी चिलैया कहते हैं कि सरकार को अपना टोटल टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है तो टैक्स की दर को घटा दीजिए। बात उल्टी हो गई। यानी राजा जी चिलैया के पहले क्या कहा जाता था, लोग, सरकार के लोगों का, अर्थशास्त्रियों का क्या मानना था कि सरकार को, गौर से सुनिएगा मेरी बात, सरकार को यदि अपना टोटल टैक्स कलेक्शन पूरे देश का बढ़ाना है तो कर की दरें बढ़ा दीजिए। जिसे 20% ले रहे हैं उससे 30% लेने लगी, टोटल टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। राजा जी चिलैया आते कहते हैं गलत कर रहे हो आप लोग, सरकार को टोटल टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है तो कर की दरें घटा दो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर के दायरे में ला दो, सबके लिए सहूलियत होगी, टोटल टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। यानी पहले कहा जाता था कि कर की दरें बढ़ा करके टोटल टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। राजा जी चिलैया ने कहा ना 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 ना, टैक्स की दरें घटा दीजिए, ढेर सारे लोग टैक्स के दायरे में आ जाएंगे, सरकार का टोटल टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। इसी बात को राजा जी चिलैया ने एक लॉफर वक्र बना करके अर्थशास्त्रियों को समझाया। ठीक, लॉफर वक्र बना करके समझाया, लॉफर इफेक्ट के माध्यम से समझाया। और राजा जी चिलैया की बात ठीक सरकार की समझ में आई और सरकार ने धीरे धीरे इनकम टैक्स को घटाना शुरू कर दिया। सरकार ने धीरे धीरे इनकम टैक्स को घटाना शुरू कर दिया। अब सीधे सीधे हम इस साल के बजट पर आ जाएं तो इस साल के बजट के हिसाब किताब से अगर देखें तो इस साल के बजट में भी इनकम टैक्स को में काफी सहूलियतें दी गई। जो इस साल का इनकम टैक्स स्लैब है 2024-25 का, वह इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से 0 से 3 लाख की इनकम पर 0% टैक्स है। ठीक, 3 से 7 लाख की इनकम पर 5% टैक्स है। 7 से 10 लाख की इनकम पर 10% टैक्स है। 10 लाख से 12 लाख की इनकम पर 15% टैक्स है। 12 लाख से 15% की इनकम पर 20% टैक्स है। 15 लाख से 30 लाख की इनकम पर 30% टैक्स है, 30% टैक्स है। यह है इनकम टैक्स। साथ साथ सरकार ने कहा कि यह सब ठीक है, लेकिन जिनकी आय सिर्फ 7 लाख तक है उनको हम टैक्स फ्री कर देंगे। यानी टैक्स की गणना 7 लाख से अधिक इनकम के बाद की जाएगी। सरकार ने बनाया और कहा 7 लाख पर हम टैक्स की छूट दे देते हैं। जब किसी की इनकम 7 लाख से बढ़ेगी तब उस पर यह टैक्स स्लैब लागू हो जाएगा। अगर इनकम 7 लाख तक ही है तो उसे टैक्स छूट के दायरे में मान लिया जाएगा। अगर इनकम 7 लाख 1 रुपया हो गई, यानी 7 लाख से प्लस हो गई, तो यह टैक्स रिजीम लागू हो जाता है। तो यह है इनकम टैक्स की कहानी। अब थोड़ी बात करते हैं कारपोरेशन टैक्स। ठीक, जिसे निगम कर भी कहते हैं, कारपोरेट टैक्स भी कहते हैं। इसे हम कारपोरेट टैक्स भी कहते हैं, कारपोरेट टैक्स भी कहते हैं। इसे हम हिंदी में निगम कर भी कहते हैं, निगम कर भी कहते हैं। निगम कर के बारे में कहा जाता है, कारपोरेट टैक्स के बारे में कहा जाता है कि यह भी एक प्रकार का इनकम टैक्स ही है, लेकिन यह व्यक्तियों पर नहीं, कंपनियों पर लगता है। यानी क्या है कारपोरेट टैक्स, क्या है, अगर हम बात करें कि क्या है कारपोरेट टैक्स, क्या है कारपोरेट टैक्स, तो हम कहेंगे इट कारपोरेट टैक्स इज ए टाइप ऑफ इनकम टैक्स। यह भी एक प्रकार का ए टाइप ऑफ इनकम टैक्स, यह ए टाइप ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बशर्ते किस पर लगाया जाता है, कंपनीज के इनकम पर।
कंपनीज के इनकम पर, कंपनियों की आय पर। कहा जा रहा है व्यक्ति की आय होगी तो इनकम टैक्स लेंगे, लेकिन जब कंपनी की इनकम होगी तो उससे क्या लेंगे? कारपोरेट टैक्स लेंगे। यानी तकनीकी रूप से इनकम कारपोरेट टैक्स भी एक प्रकार का इनकम टैक्स ही है, बशर्ते यह किसके इनकम पर लगाया जाता है? यह कंपनियों के इनकम पर लगाया जाता है। तो कारपोरेट टैक्स के बारे में कहा जाता है कि चूंकि कंपनियां एक स्वतंत्र इकाई होती हैं, इसलिए इनकी आय पर टैक्स तो बनता है। ठीक, कंपनी भारत में कहा गया है कि वह सभी कंपनियां जो कंपनी एक्ट 1956 के तहत, जिसे अब कंपनी एक्ट 2013 कहा जाता है कोई भी कंपनी जो भारत में कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड होगी उस पर कारपोरेट टैक्स लगेगा, उसे कारपोरेट टैक्स देना ही होगा। यह कारपोरेट टैक्स कंपनियों के प्रॉफिट पर लगाया जाता है। कंपनियों ने जितना लाभ कमाया है उस पर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक, कोई कंपनी है, ये कोई कंपनी है, ठीक, ये कोई कंपनी है, पूरे साल में मान लीजिए इसने 120 करोड़ का सामान बेचा, सामान का उत्पादन किया, सामान को सेल किया, ठीक, लेकिन कंपनी का पूरे साल का जो खर्च है वह है 100 करोड़। तो कंपनी को प्रॉफिट कितना होगा? कंपनी को प्रॉफिट होगा 20 करोड़ का, 20 करोड़ का। इस 20 करोड़ पर कारपोरेट टैक्स लगेगा, इस 20 करोड़ पर कारपोरेट टैक्स लगेगा। समझ में आ गई बात? इस 20 करोड़ पर क्या लगेगा? कारपोरेट टैक्स लगेगा। समझना बात? इस 20 करोड़ पर क्या लगेगा? कारपोरेट टैक्स लगेगा। तो कारपोरेट टैक्स कंपनियों के इनकम पर लगाया जाता है। कंपनियों के प्रॉफिट में से पहले कारपोरेट टैक्स को निकाल लिया जाता है कि भैया जितना प्रॉफिट है इसमें से पहले कारपोरेट टैक्स निकाल दीजिए। उसके बाद कंपनियों का जो प्रॉफिट होता है, जो लाभांश होता है, उसके शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाता है। कारपोरेट टैक्स की भी कुल यही कहानी है। दुनिया में सबसे अधिक कारपोरेट टैक्स भारत में ही था, आजादी के बाद भी था। जब आर्थिक सुधार लागू होते हैं तो 1991 में बनाई जाती है पुनः वही चेलैया समिति जो बनी थी, उसने कारपोरेट टैक्स के बारे में भी सुझाव दिया था। चेलैया समिति ने कहा था कि भैया कारपोरेशन टैक्स को घटा करके, कारपोरेट टैक्स को घटा करके 40% कीजिए, और 1994-95 के बजट में इसे 40% कर दिया गया। बाद में धीरे धीरे इसमें क्रमशः कमी होती रही। 2016 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था इसे हम और कम करेंगे, और उसके बाद जो कारपोरेट टैक्स की स्थिति ये थी, कुल मिला जुला करके जो आज की स्थिति है वो थी कि जिन कंपनियों का नेटवर्थ 250 करोड़ तक है उन्हें 25% कारपोरेट टैक्स देना होगा। यानी कारोबार जिनका 250 करोड़ तक है उन्हें कितना कारपोरेट टैक्स देना होगा? 25%। जिन कंपनियों का नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है उन्हें कितना देना होगा? 30%। उन्हें कितना देना होगा? 30%। समझना बात? जिन कंपनियों का नेटवर्थ 250 करोड़ तक है उन्हें टैक्स कितना देना होगा? 25%। जिस कंपनियों का नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है उन्हें कितना देना होगा? 30%। व्यवस्था यही है। ये कौन सी कंपनियां हैं? वे कंपनियां हैं जो, ठीक, जो कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है। इसी को आजकल लिखा जा रहा है कि कंपनियां जो, दो तीन चीजें मिलेंगी आपको लिखे, जो कंपनी एक्ट 2013, इसी बात को ऐसे भी लिखा जा रहा है कि जो कंपनी एक्ट 2013 या कंपनी अमेंडमेंट एक्ट, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, 2019 के तहत रजिस्टर्ड है। यानी जो कंपनियां इंडिया में रजिस्टर्ड हैं, याद रखिए, वो कंपनियां नहीं जो विदेशों में रजिस्टर्ड है।
अब देखो, पहले कंपनियां रजिस्टर्ड होती थी, कंपनी एक 1956 में, बाद में 2013 में इसमें चेंज किया गया, तो उसी को कहा गया कि कंपनी एक 2013, यानी 1956 ही बन गया कंपनी एक 2013। फिर 2013 वाले एक्ट में एक संशोधन लाया गया, तो कहा गया कंपनी एक अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी तीनों बात एक ही है। अब जो 1956 में रजिस्टर्ड थी, बाद में वही 2013 में शामिल हो गई, अब वही 2019 में शामिल हो गई है। तो भारत में रजिस्टर्ड कंपनियां, यानी भारतीय कंपनियों पर, ठीक, वे कंपनियां जो भारत में रजिस्टर्ड होती हैं वो भारतीय कंपनियां हो जाती हैं। तो भारत में रजिस्टर्ड कंपनियां जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ तक का है, उनका कारपोरेट टैक्स कितना है? 25%। जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, उनका कितना है? 30%। ये तो है। इसके साथ साथ ये स्थिति अभी बनी हुई है, पहले भी थी, ये भी बनी हुई है। इसके साथ साथ 2019 में भारत में एक बहुत बड़ा कारपोरेट टैक्स रिफॉर्म लाया गया, बहुत बड़ा कारपोरेट टैक्स रिफॉर्म लाया गया, जिसे कारपोरेट टैक्स रिफॉर्म, ठीक, क्या कहते हैं? 2019 कहते हैं। इसमें कहा गया कि वे पुरानी कंपनियां जो 30% का टैक्स दे रही हैं, तो कौन सी पुरानी कंपनियां 30% का टैक्स दे रही हैं? जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है। तो इनके लिए एक छूट लाई गई। समझना, जब हम कह रहे हैं कि पुरानी कंपनियां जो 30% का टैक्स दे रही थी, तो कौन पुरानी कंपनियां 30% का टैक्स दे रही थी? जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है। तो कहा गया कि पुरानी कंपनियां जो 30% से अधिक टैक्स दे रही थी, उनके टैक्स को हम 22% कर देते हैं। कितना कर देते हैं? 22% कर देते हैं। 2019 में कहा गया कि वे पुरानी कंपनियां जो, ठीक, 30% टैक्स दे रही थी, उनके टैक्स को हम कितना कर देते हैं? 22% कर देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये कंपनियां किसी छूट का लाभ नहीं ले रही हों, सरकार द्वारा दिए गए किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले रही, न तो किसी छूट का लाभ ले रही हूं, न तो किसी प्रोत्साहन का लाभ ले रही। अगर मान लीजिए कोई कंपनी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है और किसी भी छूट का लाभ नहीं ले रही है, तो उसको टैक्स कितना देना होगा? 30%। लेकिन अगर कंपनी छूट का लाभ ले रही है, सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन का लाभ ले रही है, तो उसका टैक्स कितना हो गया? 22%। यानी सरकार ने रास्ता खोल दिया, हमारे छूट और प्रोत्साहन का लाभ ले रहे हैं, पुरानी कंपनी है, तो आपको टैक्स 30% देना होगा, और नहीं ले रहे हैं तो आपको टैक्स 22% देना। ये कर दिया। उसके बाद एक और बात कहा कि जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो नई विनिर्माण कंपनियां हैं, वो टैक्स कितना दे रही हैं? 250 करोड़ से कम वाली, वो टैक्स दे रही हैं 25%। तो इनके लिए भी एक छूट लाई गई। इनके लिए कहा गया कि जो पुरानी कंपनियां हैं वो तो 25% देती रहेंगी। अब जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनेगी, जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनेगी, पुरानी नहीं, जो नई बनेगी, जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनेगी, कुछ दिन के लिए उनका टैक्स 25% से घटा करके 15% कर दिया गया है। यानी जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनेगी, जो नया बनेगी, उसको कितना देना होगा? 15% देना। लेकिन इसकी एक शर्त है, यह उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर लागू होगा जिसका रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2019 के बाद हुआ हो और उसने उत्पादन 31 मार्च 2023 के पहले शुरू कर दिया हो। ठीक, उसने, समझना, ये 15% टैक्स सभी पर नहीं लागू होगा, पुरानी वाली पर 25% रहेगा। नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, शर्त क्या है कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसके पहले वाली पुरानी मान ले, और सिर्फ कागज पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसने 31 मार्च 2023 के बीच में उत्पादन शुरू कर दिया है। तो इन कंपनियों को केवल छूट मिलेगी, इन कंपनियों को क्या मिलेगी? केवल छूट मिलेगी कि इन जिन्होंने 1 अक्टूबर 2019 के बाद रजिस्ट्रेशन कराया और
31 मार्च 2023 के पहले ही उत्पादन शुरू किया, तो पर्टिकुलर इनको छूट मिलेगी कि आप आइए, ठीक, आपको हम कितना कर देते हैं, आपको हम कारपोरेट टैक्स 15% कर देते हैं। समझ में आ गई बात? आपको हम कारपोरेट टैक्स कितना कर देते हैं, 15% कर देते हैं। यही है कारपोरेट टैक्स रिफॉर्म 2019-20। ठीक, यानी अगर हम कुल मिला जुला करके बात कहें तो कारपोरेट टैक्स रिफॉर्म कहता है कि जो ओल्ड कंपनियां हैं, कारपोरेट टैक्स रिफॉर्म कहता है कि जो ओल्ड कंपनीज हैं और नेटवर्थ इनका 250 करोड़ से ऊपर है, 1500 जितना भी हो सकता है, रिफॉर्म कहता है हम इनको दो व्यवस्था दे रहे हैं। ठीक, या तो ये 30% का कारपोरेट टैक्स देती रहे, पेमेंट करती रहे, या ये 22% पर आ जाए। लेकिन 22% पर तभी हम इनको देंगे जब ये किसी छूट या प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले रही है, अगर छूट और प्रोत्साहन का लाभ ले रही हैं, सरकार से छूट ले रही हैं, तो 30% देंगी कारपोरेट टैक्स, और छूट प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले रही हैं तो क्या देंगी, 22% देंगी। मैं दोबारा दूसरे तरीके समझा रहा हूं ताकि मेरे विद्यार्थियों को कोई कंफ्यूजन नहीं। समझ गए नहीं? बात सीधी सी बात है, जो ओल्ड कंपनियां हैं, ठीक, जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है, अब ऊपर कुछ भी हो सकता है, 2 लाख करोड़ तक हो सकता है, यदि वो सरकार द्वारा दी गई प्राप्त छूट का लाभ ले रही हैं, छूट का लाभ ले रही हैं, तो टैक्स कितना देंगी, 30%। यदि छूट या प्रोत्साहन का लाभ नहीं ले रही हैं तो कितना देंगी, 22%। उसी प्रकार अगर देखें इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में देखें, ठीक, इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में देखें, तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए क्या कहा गया है, यदि आप 1 अक्टूबर ठीक 2019 के बाद रजिस्टर्ड हैं, और सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर आपने 31 मार्च ठीक 2023 के बीच उत्पादन शुरू कर दिया, क्या कर दिया, उत्पादन शुरू कर दिया, साथ ही साथ आप सरकार से कोई छूट प्रोत्साहन नहीं ले रहे, तो आपका टैक्स है 15%। लेकिन इसके दायरे में वही आएंगे जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद रजिस्ट्रेशन कराए हैं और 2023 तक उत्पादन शुरू कर दिया, तो आपका कारपोरेट टैक्स कितना है, 15% है। अन्यथा अगर इस दायरे में नहीं आते हैं तो आपका कारपोरेशन टैक्स जो 25% है वो रहेगा। समझ में आ गई बात? अब आप कहोगे सरकार ने ये क्यों किया भैया, तो सरकार ने ये इसलिए किया क्योंकि सरकार मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देना चाह रही है, सरकार मेक इन इंडिया को क्या देना चाह रही है, प्रोत्साहन देना चाह रही है। इसके साथ साथ अभी इस बजट में एक बात और ऐड की गई है, बजट 2024-25 में यह बात कही गई है, बजट 2024-25 में एक बात कही गई है, बजट 2024-25 में एक बात कही गई है कि जो विदेशी कंपनियां यानी भारत में उत्पादन कर रही है लेकिन भारत में रजिस्टर्ड नहीं है, उत्पादन भले भारत में कर रही हैं लेकिन कंपनी एक्ट 1956 में या कंपनी एक्ट 2013 में या कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019 में रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन दुनिया के किसी और देश में है, भले उत्पादन भारत में करें तो भारतीय कंपनी थोड़ा मानी जाएगी।
उनके लिए अब तक कारपोरेट टैक्स 40% था। फिर से सुनिए, गौर से सुनिए, जो कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड नहीं हैं, अर्थात जो कंपनियां भारतीय कंपनियां नहीं हैं, भले ही उत्पादन भारत में कर रही हैं, उनका अब तक का कारपोरेट टैक्स 40% था, लेकिन बजट 2024-25 में इसी बजट में उनका कारपोरेट टैक्स 35% कर दिया गया, ताकि ढेर सारी कंपनियां भारत आए, ढेर सारी कंपनियां भारत आए। समझ में आ गई बात? ढेर सारी कंपनियां भारत आए। समझ गए? ये कहानी रही कारपोरेट टैक्स की। ठीक, अब आते हैं मैट की। एक टैक्स है मैट, मैट, ठीक, एक टैक्स है मैट। इसे कहते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, टैक्स, ठीक, हिंदी में इसे कहते हैं न्यूनतम, न्यूनतम वैकल्पिक, न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स या न्यूनतम वैकल्पिक कर, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स या न्यूनतम वैकल्पिक कर। क्या कहते हैं? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स या न्यूनतम वैकल्पिक कर। ठीक, मैट। ये क्या है? मैट 1996-97 में इसका कॉन्सेप्ट आया। 1996-97 के बजट में मैट को प्रस्तुत किया गया। ठीक, दरअसल क्या है कि कई कंपनियां थी जो सरकार के छूट और प्रोत्साहन का लाभ उठाती थी, अपने बैलेंस शीट में हेरफेर करती थी और अपना प्रॉफिट जीरो दिखा देती थी। जैसे यानी कंपनियां करती क्या थी कि सरकार के प्रोत्साहन, सरकार के प्रोत्साहन, छूट और रियायत को तो जोड़ती ही थी, साथ साथ जैसे मान लो समय समय पर सरकार ने कहा कि किस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो 5% कर में छूट दी जाएगी, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5% कर में छूट दी जाएगी, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 5% दी जाएगी। यानी सरकार के प्रोत्साहन, छूट और रियायत का तो इस्तेमाल करती ही थी। इसके अलावा अपनी बैलेंस शीट, अपनी कंपनियां अपने बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में हेर फेर कर देती थी और अपना प्रॉफिट जीरो दिखा देती थी। प्रॉफिट क्या कर देती थी? जीरो। अब मान लीजिए कोई अपना प्रॉफिट जीरो दिखा दे तो उसको कारपोरेट टैक्स देना होगा? नहीं देना होगा। जैसे मान लीजिए ये कंपनी है, ये कंपनी है, इसने कुल कमाई की वही 120 करोड़, 120 करोड़ वाला, और इन्वेस्ट कुल खर्च कितना है इसका? 100 करोड़। ठीक, यानी प्रॉफिट इसका कितना हुआ? प्रॉफिट इसका हुआ 20 करोड़। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अब ये कंपनी क्या करेगी कि अपने खर्च दिखाने में हेराफेरी करेगी। एक्चुअल में सच में इसे 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये कागज पर अपने बही खाते में अपना 100 करोड़ का खर्चा बढ़ा चढ़ा के 120 करोड़ दिखा देगी। उसके बाद ये सरकार के पास जाएगी। उसके बाद ये कंपनी, ये कंपनी, ये कंपनी, ठीक, कहेगी कि देखिए साहब 120 करोड़ का खर्च है, ठीक, और 120 करोड़ का ही बिक्री है, तो हमारा प्रॉफिट कितना है? जीरो। क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लिया जाता है?
कारपोरेट टैक्स किस पर लिया जाता है? कारपोरेट टैक्स प्रॉफिट पर लिया जाता है। तो ये कंपनी अपना प्रॉफिट क्या दिखा देगी? जीरो। उसके बाद सरकार से कहेगी हमारा जब प्रॉफिट जीरो हुआ तो कारपोरेट टैक्स भी क्या हो गया? जीरो हो गया। तो कारपोरेट टैक्स भी इसका क्या हो जाएगा? इसका कारपोरेट टैक्स भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी को कहा गया जीरो टैक्स कंपनी। इसको कहा गया जीरो टैक्स कंपनीज। इन कंपनियों को कहा गया जीरो टैक्स कंपनीज। इन कंपनियों को कहा गया जीरो टैक्स कंपनीज। अब जब इन कंपनियों को कहा गया जीरो टैक्स कंपनी, तो ढेर सारी कंपनियां सीए लोगों का इस्तेमाल कर करके ये सब काम करने लगी। तो 1996-97 में सरकार गुस्से में आई और सरकार ने कहा कुछ नहीं, जो कंपनीज अपने आप को जीरो टैक्स कंपनी कहती हैं, जीरो टैक्स कंपनीज कहती हैं, ठीक, उनसे हम एक अलग कर लेंगे और उनसे हम लेंगे मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लेंगे, और ये लेंगे 18.5%। एक नया टैक्स ठोक दिया। उनसे क्या लेंगे हम? मैट लेंगे, ठीक। और उनसे कितना लेंगे? 18.5%। तो उनसे हम कौन सा टैक्स लेंगे? मैट लेंगे। और मैट कितना लेंगे? 18.5%। अब लो करो चोरी, अब करो चोरी। फिर उसके बाद हल्ला गुल्ला कुछ लोग किए। तो जब कारपोरेट टैक्स रिफॉर्म 2019 आया था, तो 2019-20 में एक और बात कही गई। कहा कि हम मैट को घटा रहे हैं, यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को घटा करके हम 15% कर दे रहे हैं। यानी वर्तमान में जो भी जीरो टैक्स कंपनीज हैं, जो भी जीरो टैक्स कंपनीज हैं, जो भी जीरो टैक्स कंपनीज हैं, उनसे मैट कितना लिया जा रहा है? ठीक, मैट लिया जा रहा है 15%। अभी वर्तमान की स्थिति ये, जो जीरो टैक्स कंपनीज हैं उनसे मैट कितना लिया जा रहा है? मैट लिया जा रहा है 15%। अब कुछ क्षेत्रों को इस मैट से छूट भी दी गई है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनको इस मैट से छूट दी गई है, ठीक। जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां हैं उनको मैट से छूट है, जो पावर सेक्टर बिजली उत्पादन से जुड़ी कंपनियां हैं उनको मैट से छूट है, जो फ्री ट्रेड जोन में स्थित कंपनियां हैं उनको मैट से छूट है, जो वेंचर फंड से संचालित कंपनियां हैं उनको मैट से छूट है, ठीक। जो एंजल फंड से संचालित कंपनियां हैं उनको मैट से छूट है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको मैट से छूट है, जो चैरिटेबल एक्टिविटीज जो लोग करते हैं उनको मैट से छूट है। समझ में आ गई बात? और वर्तमान में सितंबर 2019 के बाद मैट कितना है? 15% है। हाँ, बजट 2018 में एक विशेष बात कही गई। बजट 2018 में कहा गया कि यदि कोई कंपनी गिफ्ट सिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित है तो उसे 9% का मैट देना होगा। यह इसलिए कहा गया ताकि ढेर सारी कंपनियां गुजरात के गिफ्ट सिटी में जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र हैं वहां पर अपनी ब्रांचेज स्थापित करें और वित्तीय सेवा केंद्र का महत्व बढ़े। तो कहा गया बजट 2018 में कि आपके लिए हम मैट कितना कर दे रहे हैं? 9%। लेकिन केवल यानी पूरे भारत में इनको क्या है? मैट से छूट प्राप्त है, इन पर मैट नहीं लागू होता है। पहली बात ये समझना, इन सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पर कोई मैट लागू नहीं होता है। वर्तमान में कितना है? 15% है। हाँ, यदि कोई कंपनी गिफ्ट सिटी गुजरात में आती है तो उसके लिए मैट कितना है? 9%। तो याद रखना है, इनको छूट प्राप्त है, शेष के लिए 15% है, गिफ्ट सिटी वालों के लिए 9% है। हो गई बात? अब एक टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स। एक टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स, ठीक। एक टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स को कहा जाता है पूंजी लाभ कर। क्या कहा जाता है? पूंजी लाभ कर।
अब देखिए क्या है ये, देखो समझाता हूं, ऐसे समझ लीजिए, ये वाला रंग लग, देखो मान लीजिए आपने कोई संपत्ति खरीदी, और कोई भी संपत्ति होती है, इसमें सिर्फ कृषि भूमि नहीं शामिल है, खेती वाली भूमि नहीं शामिल है, आपने कोई गैर कृषि भूमि खरीदी है, आपने कोई ज्वेलरी खरीदी है, आपने कोई वाहन खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, पेटेंट खरीदा है, ट्रेडमार्क खरीदा है, सब खरीदा है, खरीद के रख लिए, चलिए भैया रख लिए, उसके कुछ दिन बाद इसको बेच दिए, और कुछ दिन बाद बेच दिए तो आपने प्रॉफिट कमाया। मान लीजिए आपने 100 करोड़ का खरीदा था और बेच दिया 150 करोड़ में, तो आपने प्रॉफिट कितने का कमाया? 50 करोड़ का। तो सरकार कहती है आपने ये 50 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, इसको पर हम क्या लेंगे? टैक्स लेंगे, और इस टैक्स को ही कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। संपत्ति लिए, खरीदे, फिर बेच दिए, बेच के जो प्रॉफिट कमाया है, जितना पैसा प्रॉफिट के रूप में कमाया है उस पर सरकार क्या लेती है? टैक्स लेती है, उसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। समझ में आ गई बात? किसी भी संपत्ति को, फिर से सुनिए, किसी भी संपत्ति को आपने खरीदा और उसके बाद उस संपत्ति को क्या किया? बेच दिया, तो बेच के प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाया तो कोई बात नहीं, तो सरकार कहेगी बेचारे घाटा हो गया। लेकिन यदि प्रॉफिट कमाया तो सरकार के प्रॉफिट कमाए वो टैक्स तो देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है उसे कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ये कैपिटल गेन टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जिसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, और एक होता है जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं। तो आइए थोड़ा दिखाते हैं भैया ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या है, थोड़ा इसके बारे में देखो। शॉर्ट टर्म में क्या है कि कोई आपने संपत्ति खरीदा है और 3 साल से कम समय के भीतर ही बेच दिया, 3 वर्ष से कम में ही बेच दिया, तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के दायरे में आ जाते हैं, और ये है ठीक 15%। ये है 15%। ये कितना है? 15%। ठीक, ये कितना है? 15%। संपत्ति खरीदिए, 3 वर्ष से पहले ही बेच दीजिए, कोई भी जमीन खरीदिए 3 साल से पहले बेच दीजिए, तो उस पर जो प्रॉफिट कमाएगा वो किस में आ जाएगा? शॉर्ट टर्म। सोना खरीदिए 3 वर्ष से पहले बेच दीजिए, उस पर जो प्रॉफिट कमाएंगे उस पर कौन सा लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसके अलावा एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। आपने कोई संपत्ति खरीदा, उसे बेचा, उस पर प्रॉफिट कमाया, लेकिन 3 वर्ष से ज्यादा समय के बाद बेचा, 3 साल तक अपने पास रखे रहे, ठीक, तो उस पर जो टैक्स लगता है, ठीक, वो क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। समझना तो बात क्या है, कोई संपत्ति खरीदिए 3 बरस से पहले अगर बेच दिए तो क्या लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। 3 बरस के बाद बेचिए, 4 साल, 5 साल, 10 साल कुछ भी बेचिए तो क्या लगेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कितना है? 15%। ठीक, समझ में आ गई बात? अब लॉन्ग टर्म में क्या है? लॉन्ग टर्म में पहले ये था 10%, और अगर आपको 1 लाख से कम प्रॉफिट हुआ तो सरकार कोई टैक्स नहीं लेती थी। इस बार के बजट में इसमें एक संशोधन कर दिया गया है। अब ठीक, क्या कर दिया गया है? संशोधन कर दिया गया है। तो आइए संशोधन बता देते हैं आपको। ये इसलिए बताया ताकि पहले से तुलना कर पाए, ठीक, नहीं तो पहले ही मिटा के रखते। संशोधन क्या किया गया है देख लीजिए। बजट 2000, ठीक, बजट, अच्छा इस पर लाल लिखाएगा, देखो, बजट 2024-25। बजट 2024-25 कहता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया है 12.50%। यानी इस साल से ये लॉन्ग, अब ये 10-5 साल नहीं बदलेगा, रोज रोज नहीं बदलता है, यानी इस साल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना हो गया है? 12.5%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना हुआ है? 12.5%। इस वर्ष से लॉन्ग टर्म
कैपिटल गेन टैक्स कितना हो गया है, ध्यान दीजिए 12.5%। इस और कहा गया कि 1.25 लाख से कम यदि प्रॉफिट है तो हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। यानी छूट की सीमा कितनी बढ़ा दी गई है, 1.25 लाख। पहले क्या था, कैपिटल गेन टैक्स कितना था, 10%, अब कितना हो गया, 12। पहले छूट कितनी थी, 1 लाख, अब हो गया 1.25 लाख। समझ में आ गई बात। तो ये है कैपिटल गेन टैक्स। उसी प्रकार से एक है जिसे हम कहते हैं, ठीक, उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या कहते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी से बोलते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। 10 अक्टूबर 2004 में इसे लॉन्च किया गया था। इसमें कहा गया है कि यदि आप स्टॉक एक्सचेंज पर जाते हैं, यानी शेयर बाजार में जाते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं, कोई बॉन्ड खरीदते हैं, कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो इनकी खरीद बिक्री पर आपको क्या देना होता है, टैक्स देना होता है। यहां प्रॉफिट पर टैक्स नहीं है, यहां खरीद बिक्री पर टैक्स है, लाभ पर टैक्स नहीं है, टोटल ट्रांजैक्शन पर टैक्स है। बात याद रखना, हर जगह टैक्स किस पर है, लाभ पर। हर जगह टैक्स किस पर है, लाभ पर। यहां खरीद बिक्री पर है, टोटल ट्रांजैक्शन पर है। यानी स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं आप, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद बिक्री करते हैं तो आपको कर देना पड़ता है। अब क्या है, यदि आपने इक्विटी शेयर खरीदा या बेचा है, इक्विटी शेयर या तो खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, यानी चाहे आप खरीदार हो या विक्रेता हो, आपको टोटल ट्रांजैक्शन का 0.1% एसटीटी के रूप में टैक्स देना होगा। टोटल ट्रांजैक्शन का 0.1% टैक्स के रूप में देना होगा, और खरीदार को भी देना होगा, विक्रेता को भी देना होगा, टोटल ट्रांजैक्शन का, प्रॉफिट का नहीं। तो आपने अगर इक्विटी शेयर खरीदा है 0.1%, अगर आपने म्यूचुअल फंड या बेचा है, यहां खरीदार पर नहीं है, यदि आपने म्यूचुअल फंड बेचा है, यानी आप विक्रेता हैं, आप क्या हैं, विक्रेता हैं, तो आपको 0.001% का क्या देना पड़ेगा, 0.001% का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, 0.001% का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा। और यह किसे देना पड़ेगा, विक्रेता को देना पड़ेगा, जो बेच रहा है उसको देना पड़ेगा, टोटल ट्रांजैक्शन का। समझ में आ गई बात। तो आपको ले चलते हैं अब अपने अगले टैक्स की ओर। तो आइए चलते हैं अगले टैक्स की ओर, और हमारा अगला टैक्स है पिगोबियन टैक्स। क्या है, पिगोबियन टैक्स। दरअसल पिगोबियन टैक्स एक कॉन्सेप्ट है, और जब ये लगता है अलग अलग देशों में तो लगता है तो अलग अलग नाम हो जाता है। तो आपको हो गई क्या कॉन्सेप्ट है गुरुजी। तो देखो, पिगोबियन टैक्स हमेशा उस लेन देन पर लगाया जाता है जिससे नकारात्मक बाध्यता उत्पन्न होती है। तो नकारात्मक बाध्यता क्या होती है, दरअसल यदि हम कोई आर्थिक लेन देन कर रहे हैं और उस आर्थिक लेन देन से किसी तीसरे व्यक्ति के या किसी तीसरे पक्ष के कल्याण पर असर पड़ रहा है, वेलफेयर पर असर पड़ रहा है, तो हम कहेंगे उस तीसरे पक्ष पर नकारात्मक बाध्यता उत्पन्न हो रही है। जैसे मान लो पेट्रोल की कंपनियां पेट्रोल बेचती हैं, हम खरीद करके फर्राटे से गाड़ी चलाते हैं, तो ठीक है भैया, उन्होंने पेट्रोल बेच के पैसा कमा लिया, हम गाड़ी चलाने का आनंद ले रहे हैं, लेकिन उसका धुआं निकल रहा है और जो सड़क पर पैदल चल रहा है, रिक्शे चल रहा है, साइकिल चल रहा है, उसके फेफड़ों में घुस के उसे बीमार कर रहा है। यानी लेन देन हमने किया, लेकिन जो व्यक्ति उस लेन देन में शामिल नहीं है उसके कल्याण पर भी तो असर पड़ गया। तो उसके कल्याण पर असर पड़ गया तो उस पर नकारात्मक बाध्यता उत्पन्न हो गई, तो उसको ठीक करना होगा ना भाई। इस नकारात्मक बाध्यता के असर से उसे मुक्ति दिलानी होगी, तो मुक्ति दिलाने के लिए पैसा खर्च करना होगा। यानी मान लीजिए पेट्रोल कंपनियां पेट्रोल बेच रही हैं, उससे वायु प्रदूषण हो रहा है, तो वायु प्रदूषण से ढेर सारे लोगों पर नकारात्मक बाध्यता उत्पन्न हो रही है, क्योंकि ढेर सारे लोगों के कल्याण पर असर पड़ रहा है, स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है।
तो जाहिर सी बात है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा। तो जो पेट्रोल कंपनियां लेन देन की हैं, इन्हीं पर टैक्स लगा करके, इन्हीं से पैसा वसूल करके स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा, स्वच्छ वायु पहल को बढ़ावा देना होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं नकारात्मक बाध्यता। समझ में आ गई बात? तो हम कह सकते हैं कि उस लेन देन पर लगाया जाता है जिससे नकारात्मक बाध्यता उत्पन्न होती है। कोई भी आर्थिक लेन देन जिससे तीसरे पक्ष के कल्याण पर असर पड़ता है, उस पर पिगोबियन टैक्स लगाया जाता है। जैसे पेट्रोल के खरीदार और विक्रेता मिलकर के जो प्रदूषण फैलाते हैं, उससे तीसरे पक्ष के कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो हमें एक ऐसा टैक्स लगाना चाहिए, पेट्रोल कंपनियों पर लगा देना चाहिए, उनसे पैसा वसूली करनी चाहिए। हॉस्पिटलों में जो फेफड़े के रोगी हैं उनके इलाज पर पैसा खर्च करना चाहिए। हमें पेट्रोल कंपनियों पर टैक्स लगा करके उनसे पैसा वसूल करके स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। तो पेट्रोल कंपनियों पर पैसा टैक्स लगा करके जो टैक्स लगेगा और जिससे स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ावा दिया जाएगा, उस टैक्स को हम कहेंगे पिगोबियन टैक्स। जैसे भारत में वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा सोर्स कोयला है। पावर प्लांट में कोयला जलता है और इससे बहुत अधिक प्रदूषण फैलता है। तो 2010 में भारत ने कोयले पर क्या लगा दिया? कार्बन टैक्स लगा दिया। कोयले पर क्या लगा दिया? कार्बन टैक्स लगा दिया। और इसी कार्बन टैक्स को 2017 से स्वच्छ पर्यावरण उपकर कहा जाने लगा। यानी कार्बन टैक्स जो 2010 में लगा था, 2017 में उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम रख दिया गया स्वच्छ पर्यावरण उपकर। यह 1 टन कोयले पर 400 रुपए लगाया जाता है। यानी 1 टन कोयला कंपनियां बेचेंगी तो उनको जो कोयले का पेमेंट लेना है वो लेना है। जैसे मान लीजिए 3000 में 1 टन कोयला मिलता है तो कंपनियां 3400 लेंगी और 3000 अपने पास रखेंगी और 400 क्या है? यह 400 स्वच्छ पर्यावरण उपकर है, यह सरकार को देंगी। यही 2010 में कार्बन टैक्स कहलाया था। 2010 से 2017 तक इसे कार्बन टैक्स कहा गया। 2017 के बाद इसे स्वच्छ पर्यावरण उपकर कहा जा रहा है। और यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का पिगोबियन टैक्स है। इससे जो पैसा इकट्ठा होता है उससे स्वच्छ पर्यावरण पहल को बढ़ावा दिया जाता है। क्लीन एनर्जी पर रिसर्च की फंडिंग की जाती है। भारत में तो सिर्फ कोयले पर ही पिगोबियन टैक्स लगता है। दुनिया के तमाम देशों में अन्य प्रकार के जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग पर, जैसे पेट्रोलियम पर, प्राकृतिक गैस पर, इन सब पर पिगोबियन टैक्स लगाया जाता है। भारत में अभी सिर्फ और सिर्फ कोयले पर पिगोबियन टैक्स लग रहा है। अब थोड़ी बात करते हैं गूगल टैक्स की, जिसे इक्विलाइजेशन लेवी भी कहा जाता है। 2016 में बड़ा मजेदार टैक्स है। हाँ, देखो गूगल टैक्स क्यों कहते हैं? दरअसल सरकार के कागजों में इसे लिखा गया है इक्विलाइजेशन लेवी। यानी पेपर पर क्या है? पेपर पर यह एक प्रकार का इक्विलाइजेशन लेवी है। इसका नाम है इक्विलाइजेशन लेवी। लेकिन सबसे पहले यह लगा गूगल पर। सबसे पहले किस पर लगा? गूगल पर। ठीक, सबसे पहले किस पर लगा? गूगल पर। क्योंकि सबसे पहले ये गूगल पर लगा इसलिए इसे गूगल टैक्स भी कहते हैं। तो नाम है इक्विलाइजेशन लेवी, क्या बहुत लोकप्रिय हो गया है गूगल टैक्स के नाम से, अखबारों ने लोकप्रिय कर दिया। एक चीज समझाते हैं, लिख दिया है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है भारत के बाहर जो स्थापित डिजिटल कंपनियां हैं उनको टैक्स के दायरे में लाना। उन कंपनियों को बेसिकली टैक्स के दायरे में लाना जिनके आय का स्रोत विज्ञापन है। गूगल की आय का स्रोत क्या है? विज्ञापन। फेसबुक के इनकम का स्रोत क्या है? विज्ञापन। तो वे डिजिटल कंपनियां जिनके आय का स्रोत विज्ञापन है, उनको कर के दायरे में लाना ही गूगल टैक्स का उद्देश्य है। फिर से सुनिए, वे डिजिटल कंपनियां जिनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ क्या है? विज्ञापन है, ऐड है, उनको टैक्स के दायरे में लाने के लिए इक्विलाइजेशन लेवी लाई गई, गूगल टैक्स लाया गया। आप कहेंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ी गुरुजी? तो दरअसल ये जो गूगल है, फेसबुक है, इन विज्ञापन इनके इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है। इनके इनकम का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? विज्ञापन है। और सरकार क्या कहती है? जहां इनकम है वहां टैक्स है। भारत सरकार का कानून क्या कहता है? कि जहां इनकम है वहां टैक्स है।
लेकिन बड़ी मजेदार बात है समझना, इन कंपनियों के आय का स्रोत क्या है? विज्ञापन है। भारत सरकार का कानून कहता है कि जहां इनकम वहां टैक्स है। भारत से इनको बहुत सारी इनकम हो रही है, इनको बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ये कंपनियां भारत में विज्ञापनों से आय पर उतना टैक्स नहीं देती थी जितना इनको देना चाहिए था। जितना टैक्स बनता है उतना टैक्स नहीं देती थी। आप कहोगे है ये तो बहुत गुंडई हो गई, ये तो गजबे बात हो गई, इसकी वजह क्या हो सकती है? तो वजह है, दरअसल भारत के टैक्स के दायरे में वही कंपनी आ सकती है जिसका भारत में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो, यानी उसने अपने आप को भारत के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कराया हो, मुख्यालय भारत में हो। गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, इनके भारत में मुख्यालय नहीं है, ये भारत के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। इंडिया में जो उनके ऑफिस आपको दिखते हैं वे उनकी सहायक कंपनियों के ऑफिस हैं, जैसे गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यह गूगल की एक सहायक कंपनी का ऑफिस है। लेकिन जब आप गूगल पर कोई विज्ञापन देते हैं तो वह गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को आप नहीं देते हैं, बल्कि गूगल की जो मेन पेरेंट कंपनी गूगल है उसको पे करते हैं। यानी आप भारत में बैठ के विज्ञापन का पैसा दे रहे हैं लेकिन पेमेंट कर रहे हैं अमेरिका वाली कंपनी से। तो भारत सरकार जो टैक्स लेती थी वह उसकी सहायक कंपनियों के बिजनेस पर ही लेती थी, और इसकी सहायक कंपनियां बहुत थोड़ा बड़ा बिजनेस करती हैं। बड़ा बिजनेस जो विज्ञापन का है वो भले ही इंडिया में विज्ञापन हो रहा है, आपके मोबाइल पर दिख रहा है, पैसा भी इंडिया से पेमेंट हो रहा है, लेकिन पेमेंट किसको हो रहा है? अमेरिका में। जो अमेरिका में कंपनी स्थापित जो गूगल है, मेन कंपनी है, उसको हो रहा है। तो वह कंपनी क्या कहेगी कि भैया जो हमको आय हो रही है हम भारत सरकार को टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि वो हम तो वहां है नहीं है, हम तो वहां रजिस्टर्ड ही नहीं है, हमारा हेड ऑफिस ही नहीं है, हमारा हेड ऑफिस तो अमेरिका में है। यानी बड़ी मजेदार बात है, विज्ञापन देख रहे हैं भारत के लोग, सामान खरीदारी कर रहे हैं भारत के लोग, विज्ञापन से के लिए पेमेंट कर रहे, कोई कंपनी विज्ञापन दे जैसे तो वह भी भारत की है, कमाई हो रही है भारत से गूगल को, और गूगल कर रहा है भारत सरकार से तुमको कहाँ टैक्स दे, जो ये विज्ञापन से आई हुई है तो हमारी अमेरिकन कंपनी के नाम से। समझ में आ गई बात? अब भारत सरकार बेचारी परेशान। तो भारत सरकार ने कहा रुको जुगाड़ लगाते हैं। भारत सरकार ने कहा कि हम एक नई इक्विलाइजेशन लेवी लगाते हैं जो 6% की होगी। जो क्या होगी? 6% की होगी। कैसे? भारत सरकार ने कहा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गुड्डू है, यह एड फेसबुक को ऐड दे रहे हैं, मान लीजिए यह गुड्डू हैं या फेसबुक को ऐड दे रहे हैं और उसका 2000 रुपये पेमेंट कर दे रहे हैं, तो गूगल वाला इनको 2000 रुपये का, फेसबुक इनको 2000 रुपये का स्लिप दे देगा और कहेगा चलो गुड्डू भैया तुम्हारा ऐड, चलो गुड्डू भैया तुम्हारा ऐड हो गया। क्या कहेगा कि चलो गुड्डू भैया तुम्हारा ऐड हो गया। अब समझना बात को। तो गूगल वाला कहेगा तुम्हारा ऐड, फेसबुक कहेगा हम तुम्हारा ऐड कर देते। यानी मान लीजिए इंडिया में बैठा कोई व्यक्ति है जिसका नाम है गुड्डू, गुड्डू ने फेसबुक को ऐड दिया, गुड्डू ने फेसबुक को ऐड दिया कितने का? 2000 रुपए का। फेसबुक ने कहा तुम्हारा ऐड चला देंगे, अब जो जो फेसबुक खोलेंगे तुम्हारा ऐड दिखेगा, और गूगल ने इनको 2000 रुपया ले लिया और इनको स्लिप दे दी। भारत सरकार ने कहा नहीं आप जितना पेमेंट करेंगे उसका 6% हम इक्वलाइजेशन लेवी लगा देते हैं। अब क्या होगा? अब जो होगा ये है ठीक कि मान लीजिए यही गुड्डू भैया हैं, ठीक, यही गुड्डू भैया हैं, यही गुड्डू भैया पुनः अब ऐड दे रहे हैं इस सिस्टम में आकर के, इस सिस्टम में गुड्डू भैया ऐड दे रहे हैं और ये 2000 का पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक। अब जब ये 2000 का पेमेंट करेंगे तो फेसबुक को कितना दे रहे हैं? 2000 रुपया, ठीक। और साथ साथ यह इस 2000 रुपये का 6% यानी 120 रुपया और पेमेंट करेंगे। यानी फेसबुक को जो 2000 देना था उसमें इसका 6% जोड़ करके यानी 2120 रुपया और ये क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे, ठीक। यह जो 120 रुपया है इसमें फेसबुक क्या करेगा कि गुड्डू को अब स्लिप देगा 2120 रुपए की, लेकिन उसमें से 120 रुपया यानी 6% पैसा बाइफरकेट हो जाएगा, अर्थात चला जाएगा भारत सरकार के अकाउंट में। यानी कुल मिला जुला करके बात इतनी है कि पहले
जैसे मान लीजिए यह गुड्डू हैं, अगर हम सीधा कहते यह गुड्डू हैं, ठीक, इन्होंने फेसबुक को कोई ऐड दिया और इसका पेमेंट किया 2,000 रुपये, तो सीधे चला गया फेसबुक के अकाउंट में। अब 2,000 रुपये के ही ऐड का दोबारा अपने सिस्टम में गुड्डू ऐड कर रहे हैं, गुड्डू दोबारा नए सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, तो इनको 2,000 रुपया फेसबुक को पेमेंट तो करना ही होगा, फेसबुक को पेमेंट करना ही होगा। इसका 6% यानी 120 रुपया अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पेमेंट करना होगा। यही गूगल टैक्स है, यही इक्विलाइजेशन लेवी है। यानी विज्ञापन पर जितना पैसा देंगे उसका 6% आपको भारत सरकार को भी देना होगा। भारत सरकार ने यह लगाया, डिजिटल कंपनियां हल्ला करने लगी, तो भारत सरकार ने कहा चलो ठीक है, अगर 1 लाख तक का विज्ञापन दिया जाता है तो उस पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन अगर विज्ञापन की राशि 1 लाख से अधिक हुई, 1 लाख प्लस हुई, 1 लाख प्लस हुई, तो इस पर 6% आपको टैक्स देना होगा, जिसे हम कहते हैं गूगल टैक्स। ठीक, आप कहोगे कि ये फेसबुक या गूगल सरकार को सीधे टैक्स क्यों नहीं देती हैं? तो इसका जवाब हमारे टैक्स लॉ में है, या दुनिया के हर टैक्स लॉ में है। कंपनियां वहीं टैक्स देंगी जहां उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा, जहां के कंपनी एक्ट में वो रजिस्टर्ड होंगी। तो ये है इक्विलाइजेशन लेवी, जिसे गूगल टैक्स कहा गया, 2016 में लाया गया। उसके बाद 2018 में एक और बात कही गई। 2018 में बात कही गई कि जो भी बिजनेस साइट्स हैं, ठीक समझना, जो व्यवसायिक साइट है, जो बिजनेस टू कस्टमर वाली साइट हैं, यानी जिससे हम खरीदारी करते हैं, जैसे अमेजॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, ये सब कंपनियां हुई। कहा गया 2018 में कानून आया कि कोई भी बिजनेस साइट जिसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, यानी भले ही उसका कार्यालय भारत में नहीं है लेकिन वो भारत में व्यापार करती है, उसको भी भारत के टैक्स के दायरे में लाया गया। अमेजॉन है, वो भारत में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन भारत में व्यापार करती है। अमेजॉन की साइट पर जाते हैं तो आप खरीदते बेचते हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, कोई जरूरी नहीं है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का होना, हमारे यहां किसी रूप में भी मौजूद हैं, तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक, और 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस टू कस्टमर की जितनी कंपनियां हैं, जितने ऑनलाइन साइट्स हैं, सब पर टैक्स लगा दिया गया। जैसे अमेजन है, सब पर टैक्स लगा दिया गया। 1 अप्रैल 2020 से ये लागू हो गया। इसमें कहा गया कि कंपनी जितनी भी ऑनलाइन साइट्स की कंपनी है, ठीक, वह हर ट्रांजैक्शन पर, प्रॉफिट पर नहीं, हर ट्रांजैक्शन पर 2% का टैक्स देगी। जितने पैसे का ट्रांजैक्शन होगा, ठीक, उतने पैसे 2% का टैक्स देगी। अब जब ये लगाया गया तो जो छोटी छोटी कंपनियां वो सब हल्ला करने लगी, तो भारत सरकार ने कहा चलो छोटी छोटी कंपनियों को रियायत दे देते हैं। तो भारत सरकार ने कहा कि कोई कंपनी भारत में 1 वर्ष में 2 करोड़ से कम कमाई करती है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब अमेजन की कमाई तो रोज 2 करोड़ से ज्यादा की है, रोज 2 करोड़ से ज्यादा की। इससे क्या हुआ, छोटी कंपनियां बच गई। ठीक, तो कहा गया कि कोई भी कंपनी, यानी कोई भी बिजनेस साइट्स, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वाली कंपनी यदि 2 करोड़ से कम व्यापार करती है तो उस पर यह टैक्स नहीं लगेगा। 2 करोड़ से ज्यादा का व्यापार अगर 1 साल में करती है, 2 करोड़ से ज्यादा की कमाई करती है, तो उस पर यह टैक्स लगेगा। और साथ साथ कानून में लिख दिया गया कि यह इनकम टैक्स 1961 के तहत न तो आयकर का हिस्सा है और न ही निगम कर का हिस्सा है। यानी इस टैक्स को न तो इनकम टैक्स में हम मानते हैं, न तो हम कारपोरेट टैक्स में मानते हैं। साथ साथ कोई भी विदेशी कंपनी इस आधार पर नहीं बच सकती कि उसने अपने गृह राज्य में दोहरे कराधान से सुरक्षा प्राप्त है। यानी किसी ऐसे देश की वो कंपनी है जिस देश का भारत सरकार से कराधान से सुरक्षा संबंधित समझौता है, या कर न लेने की कोई संधि है, कर में छूट देने की कोई संधि है, तो इस कंपनी इस आधार पर भी नहीं बच सकती। मान लीजिए मॉरिशस से भारत का टैक्स पर दोहरा कराधान का समझौता है,
कि मॉरिशस की कंपनियों को हम टैक्स में काफी छूट देंगे। तो कोई अगर मॉरिशस की ही कंपनी है तो वह भारत सरकार से इस टैक्स की छूट नहीं प्राप्त कर सकती है। भारत सरकार कहती है भले ही आपके देश से दोहरे कराधान का समझौता है, लेकिन इस समझौते के तहत हम इस प्रकार के टैक्स छूट को नहीं मानते हैं, नहीं लाते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक, तो इसे लिख दिया गया है कि यह इनकम टैक्स का हिस्सा नहीं है, कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा नहीं है। और अगर जिस देश की यह कंपनी है उस देश और भारत के बीच यदि दोहरे कराधान का कोई समझौता है तो भी वह समझौता इस टैक्स पर लागू नहीं होता है। यह है गूगल टैक्स। ठीक, अब थोड़ी हमको बात बतानी थी एंजल टैक्स की, लेकिन नहीं बताएंगे। इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि एंजल टैक्स को इसी साल के बजट में भारत सरकार ने हटा दिया है। तो एंजल टैक्स भी एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स हुआ करता था, लेकिन बजट 2024-25 में भारत सरकार ने एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया है, तो हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब थोड़ी बात करते हैं सेस पर और थोड़ी बात करते हैं सरचार्ज पर। तो सेस और सरचार्ज क्या होता है? तो याद रखिएगा, यह टैक्स पर लगने वाला टैक्स होता है। यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पर लगता है। तो आप कहोगे कि यह टैक्स पर लगने वाला टैक्स है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझाते हैं। मान लीजिए कहा जा रहा है, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 15 लाख, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, 10 लाख की इनकम पर ठीक 10% का इनकम टैक्स है और ठीक 4% का सेस है या 4% का सरचार्ज है। तो हम कह रहे हैं ये टैक्स पर लगने वाला टैक्स है, टैक्स पर लगने वाला टैक्स है। तो क्या है भाई ये? तो समझाते हैं। यानी 10 लाख की क्या है? इनकम है। इस पर 10% का क्या है? इनकम टैक्स है। इस पर 4% का क्या है? सेस है। तो टैक्स पर लगने वाले टैक्स का मतलब, तो पहले काउंट किया जाता है 10 लाख पर। यदि कोई व्यक्ति 10 लाख पर 10% इनकम टैक्स दे रहा है तो कितना पैसा इनकम टैक्स देगा? तो 10 लाख पर यदि 10% इनकम टैक्स है तो वह कितना देगा? 1 लाख क्या देगा? इनकम टैक्स देगा। 1 लाख क्या देगा? यानी कितनी राशि का भुगतान करेगा? 1 लाख। अगर 10 लाख की इनकम पर 10% का इनकम टैक्स है, ठीक, तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख हुआ। तो वह व्यक्ति 1 लाख रुपया क्या करेगा? इनकम टैक्स के रूप में भुगतान करेगा। अब जो 4% का शेष है वह इस 1 लाख रुपए पर इसकी गणना की जाएगी, टैक्स पर लगने वाला टैक्स। यानी यह जो शेष लगाया जाता है वह मूल राशि पर नहीं लगाया जाता है, टैक्स की राशि पर लगाया जाता है। तो 10 लाख पर यदि 10% का इनकम टैक्स है तो कितना हुआ? 1 लाख रुपया इनकम टैक्स बना। अब इसका 4% शेष गिना जाएगा। तो 1 लाख का 4% यानी 4,000 रुपया। तो इसे व्यक्ति को 4,000 रुपया किस रूप में देना होगा? शेष के रूप में देना होगा। यही बात सरचार्ज की भी है। सरचार्ज भी ठीक टैक्स पर लगने वाला टैक्स है। मान लीजिए हम कहें कि किसी व्यक्ति की 10 लाख की इनकम पर 10% इनकम टैक्स, 4% शेष और 4% सरचार्ज देना है। कितना देना है? सरचार्ज देना है। तो कैसे गणना होगी? तो 10 लाख की इनकम है, टैक्स पर टैक्स, तो 10 लाख की इनकम कितनी बनी? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया पर 4%, तो शेष कितना बना? 4,000 रुपया। अब सरचार्ज भी 4% है, तो इसी 1 लाख की इनकम पर देखा जाएगा, अगर 4% सरचार्ज है तो 4% 4,000 क्या हो गया? सरचार्ज भी हो गया। मान लीजिए 5% सरचार्ज है तो इस 1 लाख का 5% सरचार्ज हो गया। तो शेष और सरचार्ज टैक्स पर लगने वाले टैक्स होते हैं। समझ में आ गई बात? ऐसे इनकी गणना की जाती है। हाँ, दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं बताएं। ठीक, अब सबसे पहले बताते हैं शेष। परिभाषा दोनों की एक ही है। शेष भी टैक्स पर लगने वाला टैक्स है। यानी अगर हम शेष की बात कहें तो ये शेष भी टैक्स पर लगने वाला टैक्स है।
टैक्स पर लगने वाला, ठीक, टैक्स है। और अगर हम सरचार्ज की बात करें, ठीक, सरचार्ज की बात करें तो ये भी टैक्स पर लगने वाला, टैक्स पर लगने वाला, ठीक, टैक्स है। तो आप कहोगे दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर है। तो आइए सबसे पहले हम बताते हैं सेस, ठीक। परिभाषा तो दोनों की एक है, लेकिन एक बारीक अंतर है। सेस के बारे में कहा जाता है कि सेस लगाने से पहले इसका स्पष्ट उद्देश्य बताना होगा कि हम किस कार्य के लिए सेस लगा रहे हैं, और जो उद्देश्य बताना होगा इसका उपयोग सरकार अन्य खर्चे के लिए नहीं कर सकती है। यानी जो उद्देश्य बताई है उसी उद्देश्य पर खर्च करती है। जैसे यदि एजुकेशन के नाम पर कोई सेस लगाया गया है तो उसको इन्वायरमेंट के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है। जब भी खर्च किया जाएगा एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही किया जाएगा। यह सेस की मूल बात है, ठीक। समझ में आ गई बात? समझ गए बात? जैसे मोटर वाहनों पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता है। जब गाड़ी खरीदने जाएंगे तो उस पर क्या लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता है। तो उसका हमेशा खर्च कहां किया जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में। मोटर वाहनों पर ही जैसे कोयले पर क्या लगता है? स्वच्छ पर्यावरण उपकर लगता है, तो उसको स्वच्छ पर्यावरण पर ही खर्च किया जाएगा। जैसे एक लगता है शेष कृषि कल्याण उपकर, तो यह कृषि के कल्याण पर ही, किसानों के कल्याण पर ही खर्च किया जाएगा। एक लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन शेष, जो इनकम टैक्स का 4% है, तो हमेशा इसे स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही खर्च किया जाएगा। और प्रोसेस ये है कि शेष से जो भी राशि इकट्ठी होती है उसे भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है, स्पेशल फंड में फिर इसे ट्रांसफर किया जाता है, और वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर राज्यों के साथ इसका बंटवारा नहीं किया जाता है। होता क्या है कि केंद्र सरकार जो भी टैक्स इकट्ठा करती है उसमें से राज्यों को कुछ हिस्सा देती है, और राज्यों को हिस्सा देने के लिए वह वित्त आयोग नियुक्त करती है। वित्त आयोग जो फार्मूला सुझाता है उसी के आधार पर केंद्र सरकार अपने टैक्स की इकट्ठा की गई राशि से हर राज्य को कुछ न कुछ देती है। लेकिन शेष को इकट्ठा हमेशा केंद्र सरकार कहती है, और केंद्र सरकार कहती है शेष से जो पैसा आया है इसका बंटवारा हम राज्यों के साथ नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? इसका बंटवारा हम राज्यों के साथ नहीं करेंगे। सिर्फ एक अपवाद है, सिर्फ एक अपवाद है, और उस अपवाद का नाम है जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, जीएसटी कंपनसेशन सेट। यह अपवाद है। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का बंटवारा जीएसटी काउंसिल के आदेश पर राज्यों के बीच किया जाता है। जीएसटी काउंसिल के आधार पर राज्यों के बीच किया जाता है जीएसटी का बंटवारा, ठीक। तो जीएसटी काउंसिल के आदेश पर राज्यों के बीच इसका बंटवारा किया जाता है। बस यही एक अपवाद है। समझ में आ गई बात? तो प्रोसेस यही है। यह एक अपवाद है कि इसका बंटवारा राज्यों के बीच किया जाता है जीएसटी काउंसिल के आधार पर। बाकी किसी भी शेष का बंटवारा राज्यों के साथ नहीं किया जाता है। तो ये कहानी रह गई शेष की। अब आइए सरचार्ज कर क्या है। तो अभी इसकी गणना कर योग्य राशि पर अर्थात टैक्स पर लगने वाला टैक्स है। बात तो वही है। फिर अंतर क्या है? तो अंतर है कि सरकार जहां चाहे वहां खर्च कर सकती है, या किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए खर्च नहीं किया जा सकता है। यानी शेष के मामले में बताना होता है, वहीं खर्च करना होता है। यहां न तो बताना होता है न तो किसी विशेष उद्देश्य पर खर्च करना होता है। सरकार बता देती है हम सरचार्ज लगा रहे हैं, अब सरकार की मर्जी है भैया, सरकार है, जहां चाहे वहां खर्च कर दे, ठीक। समझना। अब है टोबिन टैक्स। अब है टोबिन टैक्स। इसे रॉबिनहुड टैक्स भी कहते हैं, इसे रॉबिनहुड टैक्स भी कहते हैं। तो सवाल उठता है क्या है टोबिन टैक्स? तो देखिए, एक समझाता हूं। मान लीजिए ये भारत है, ठीक। ये कोई विदेशी व्यापारी, ये कोई विदेशी है, ठीक। भारत में डॉलर लेकर के आता है, भारत में ये विदेशी मुद्रा लेकर के आता है। यह क्या लेकर के आ रहा है?
विदेशी मुद्रा भारत में निवेश कर रहा है, यह लेकर के आ रहा है डॉलर लेकर आ रहा है। तो यह कहां जाएगा? यह जाएगा आपकी आरबीआई के पास, आपकी आरबीआई के पास, और आरबीआई से कहेगा कि डॉलर लो और हमें रुपया दो। क्या दो? रुपया दो। फिर उस रुपये को आपके देश में खर्च करेगा, यहां बिजनेस व्यवसाय करेगा। फिर इसी को मान लीजिए इंडिया से बाहर जाना है, तो यह रुपया लेकर के पुनः आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से कहेगा हमें डॉलर दो, और डॉलर लेकर के बाहर चला जाएगा, देश से बाहर, देश से बाहर। ठीक, 19 ये प्रोसेस होता है। 1972 में एक अर्थशास्त्री हुए थे जिसका नाम है जेम्स टोबिन। जेम्स टोबिन ने एक बात कही थी 1972 में, 1972 में 1972 में जेम्स टोबिन ने एक बात कही थी कि जब कोई व्यापारी आपके देश में आए और विदेशी मुद्रा को आपकी घरेलू मुद्रा में बदले, तो उसी समय इससे एक टैक्स लीजिए, इससे एक टैक्स लीजिए। दूसरी बात, जब कोई व्यापारी आपकी घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदलने आपके पास आए, तो भी उससे एक प्रकार का टैक्स लीजिए। और इसे ही कहा गया, तो चूंकि अर्थशास्त्री टोबिन ने इसे दिया था, इसलिए इसे कहा गया टोबिन टैक्स। टोबिन साहब कह रहे हैं इससे अर्थव्यवस्थाओं में थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा, थोड़ा स्थिरता आएगी, सारी उतार चढ़ाव नहीं, स्थिरता आएगी। टोबिन साहब कह रहे हैं ये आएगा, डॉलर को रुपया में बदलेगा, आपकी घरेलू मुद्रा में बदलेगा, तो टैक्स दिया है ना, तो सोचेगा कुछ दिन रहें, क्योंकि अगर जो जाएगा पुनः आपके रुपए को डॉलर में बदलेगा तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। सोचेगा कुछ दिन रहें। निवेशक क्या होते हैं? आते रहते हैं, भागते रहते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, कुछ दिन रहें। इससे अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता आएगी। इससे क्या आएगी? अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता आएगी। पैसा लेके आया है कुछ दिन रहेगा भाई, पूंजी लगा के बैठेगा, धंधा बार बार आएगा, जाएगा नहीं। जब आता है तो अर्थव्यवस्था उठ जाती है, भागता है तो अर्थव्यवस्थाएं गिर जाती हैं, कुछ दिन अस्थायी रहेगा भाई। तो टोबिन साहब ने बात कही कि जब कोई विदेशी अपनी विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में बदले तब भी उसे टैक्स लिया जाए, जब कोई विदेशी आपकी घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदले तब भी टैक्स लिया जाए। इसे कहा गया टोबिन टैक्स, टोबिन के नाम पर। साथ साथ इन्होंने एक बात और कही कि यह टोबिन टैक्स पूरी दुनिया में एक साथ लगे, पूरी दुनिया में एक साथ लगे, एक साथ एक समान दर से लगी, एक समान दर से लगी, यानी पूरी दुनिया एक साथ लगाए और दर भी एक साथ एक समान हो। इससे क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई देश ये टोबिन टैक्स नहीं लगाता है तो सारे निवेशक उसी देश में भाग जाएंगे, कोई देश टोबिन टैक्स कम लगाता है तो सारे निवेशक उसी में भाग जाएंगे, तो ये दुनिया के साथ बेईमानी होगी। तो टोबिन साहब कह रहे हैं एक समान एक साथ पूरी दुनिया में। टोबिन साहब कह रहे हैं एक समान एक समान एक साथ पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में एक समान एक साथ पूरी दुनिया में, एक समान एक साथ पूरी दुनिया में यह टैक्स लगे। टोबिन साहब कह रहे हैं एक समान एक साथ पूरी दुनिया में यह टैक्स लगाया जाए। इसे ही कहा गया टोबिन टैक्स, इसे ही कहा गया टोबिन टैक्स। अर्थात जेम्स टोबिन नाम के अर्थशास्त्री ने 1972 में विचार दिया, कहा कि यह एक ग्लोबल टैक्स होना चाहिए, यानी पूरी दुनिया में एक साथ एक समान लगे। और जब कोई विदेशी मुद्रा प्राप्त करे या कोई विदेशी मुद्रा को बेचे, यानी आपके देश में आ रहा है विदेशी मुद्रा बेच के आपसे घरेलू मुद्रा ले रहा है, या आपके देश से बाहर जाना है तो आपकी घरेलू मुद्रा देकर विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसी कंडीशन में इससे क्या लगना चाहिए? टोबिन टैक्स लगना चाहिए। ठीक, इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि यह कर किसी देश में विदेशी पूंजी के आने अथवा विदेशी पूंजी के बाहर निकलने पर लगाया जाएगा। वही बात है, विदेशी पूंजी आ रही है तब लगेगा, जा रही है तब लगेगा। शर्त इन्होंने दी कि टोबिन टैक्स को तभी लगाया जा सकता है जब पूरी दुनिया के सभी देश इसे एक साथ एक समान दर पर लगाएं, क्योंकि अगर कोई देश इसे नहीं लगाएगा तो निवेशक
उन्हीं देशों में तेजी से जाएंगे। इसलिए इसका लगना बहुत जरूरी है, इसलिए इसका लगना बहुत जरूरी है, ये बात कह दिया। अगर प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करें तो प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि दुनिया में कई देश विभिन्न नामों से टोबिन टैक्स से मिलता जुलता टैक्स लगाते हैं। कई देश हैं टोबिन टैक्स तो नहीं लगाते हैं, लेकिन बिल्कुल उसी जैसा टैक्स लगाते हैं जिस अलग अलग नामों से। जैसे इंडिया अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ाया, एसटीटी लगाता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगाता है। शेयर बेचेंगे तो बिकने वाले और खरीदार दोनों पर अभी बताया ना लगेगा। म्यूचुअल फंड बेचेंगे तो विक्रेता पर लगाएगा। तो यह क्या है? यह टोबिन टैक्स के ही तरह का एक टैक्स है। टोबिन टैक्स नहीं है लेकिन उसी से मिलता जुलता है। वैसे ही भी यूरोपीय यूनियन एसटीटी लगाता है, स्टॉक ट्रांजिशन टैक्स। उसके यहां भी शेयर बेचेंगे खरीदेंगे, ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगता है। या 0.1% शेयर और बॉन्ड की खरीद बिक्री पर लगता है। अगर अमेरिका की बात कर दे तो अमेरिका एफटीटी लगाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्स लगाता है। यहां भी जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, शेयर बॉन्ड बेचा जाता है, खरीदने पर उस पर टैक्स लगता है। तो टोबिन टैक्स का ही जैसा मिलता जुलता नाम से टैक्स लगाते हैं। टोबिन टैक्स अभी कोई नहीं लगा रहा है, ठीक। और भारत तो टोबिन टैक्स लगा भी नहीं लग सकता क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा की बड़ी आवश्यकता है। और वैसे भी टोबिन टैक्स तभी स्वीकार किया जा सकता जब इसे ग्लोबल लेवल पर लगाया जाए। इसलिए भारत में इसके लगने की संभावनाएं अभी नहीं, लगने की संभावनाएं अभी नहीं, ठीक। समझ में आ गई बात? इसके लगने की संभावनाएं अभी नहीं। अब आ जाइए, अब सवाल है टैक्स हेवेंस। क्या है? टैक्स हेवेंस। टैक्स हेवन, ठीक। नाम बड़ा सुना होगा तो इसको समझाते हैं, बड़ा मजा है, ठीक। देखो, ऐसे टैक्स हेवन किन देशों को कहा जाता है, उसके कुछ लक्षण हैं। ऐसे देश जहां टैक्स रेट या तो शून्य है या नाम मात्र है। यानी ऐसे देश जहां टैक्स रेट क्या है? एकदम शून्य है, ये नहीं है। और या तो नाम मात्र है, 1%, 2%, 3%, ऐसे है। साथ ही साथ ऐसे इन देशों को क्या कहा जाता है? टैक्स हेवन। कॉर्पोरेट टैक्स है, ये नहीं है, व्यापार कीजिए कोई टैक्स मत दीजिए। कॉर्पोरेट टैक्स है, ये नहीं है, व्यापार कीजिए कोई टैक्स नहीं। और है तो नाम मात्र का, 1% है, आधा परसेंट है, 2% है। इन देशों को क्या कहा जाता है? टैक्स हेवन देश कहा जाता है। साथ साथ ये देश कुछ और काम करते हैं। ये देश अन्य देशों के साथ कर की जानकारी साझा नहीं करते हैं। ये देश अन्य देशों के साथ कर की जानकारी साझा नहीं कर सकते। इन देशों का कानून है कि हमारे यहां किस कंपनी ने कितना लेन देन किया, इसकी जानकारी हम किसी को नहीं बताएंगे। इसके अलावा बड़ी मजेदार बात है, ये देश कहते हैं कि हमारे यहां कंपनियों का परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट होना भी जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है हेडक्वार्टर खोलिए और हमारे ही देश में उत्पादन कीजिए। उत्पादन जो नहीं, वो कहते हैं कि छोटा सा ऑफिस खोल लीजिए, बस हमसे कह दीजिए आपके यहां, हम आपको अपनी कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड कर लेंगे, फिर दुनिया में कहीं भी व्यापार करे, उत्पादन करे, हमसे कोई लेना देना नहीं है। इन देशों को टैक्स हेवन कहा जाता है। यानी टैक्स हेवन देशों के कितने लक्षण हुए? टैक्स हेवन देशों के 2-3 लक्षण हो गए, 3-4 हो गए। कैसे? टैक्स हेवन वे देश होते हैं जहां टैक्स रेट या तो शून्य है, अगर है तो बहुत नाम मात्र की है, या अन्य देशों से के साथ कर की जानकारियां साझा नहीं करते हैं। इन देशों में कंपनियों का परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट होना जरूरी नहीं है। एक ऑफिस खोल लीजिए, बाकी दुनिया में व्यापार कीजिए। समझ में आ गई बात? 3 देशों को टैक्स हेवन कहा जाता है, ठीक। अब हेवन क्यों कहा जाता है? यहां जो HAVEN है, यहां जो हेवन है, इसका मतलब सुरक्षित जगह है, न कि वह हेवन
जिसका मतलब स्वर्ग होता है। तो टैक्स हेवन देशों का मतलब टैक्स का स्वर्ग नहीं है। यहां टैक्स हेवन का मतलब है टैक्स के लिए सुरक्षित जगह, यानी कंपनियों को अपना टैक्स बचाना है तो उनके लिए बहुत सुरक्षित जगह है। अब कहोगे कैसे हो सकता है, ये तो गलत है। ये इथिकल रूप से भले गलत हो सकता है लेकिन कानूनी रूप से ये सही है, क्योंकि किसी भी देश का यह संप्रभु निर्णय होता है कि हम कर ले या न ले। कोई देश कह रहा हम नहीं लेंगे, इसलिए यह क्या है, कानूनी। ठीक, साथ साथ जो भी फर्में हैं, जो भी व्यक्ति हैं, वह इन देशों के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं तो कानूनी तौर पर वो सही है। कई टैक्स हेवन देश हैं, जैसे मॉरिशस हुआ, बरमूडा हुआ, आयरलैंड हुआ, सिंगापुर हुआ, कैमन आइलैंड हुआ, मोनाको हुआ, लग्जमबर्ग हुआ। ये सब क्या है, टैक्स हेवन देश है। छोटे छोटे से सब हैं, कर नहीं ले रहे हैं। अब ठीक, टैक्स बचता कैसे है, टैक्स हेवन में कंपनियां जाती कैसे हैं, इसका जुगाड़ बताते हैं। चलो एक चीज बताते हैं। मान लीजिए ये है इंडिया और ये है अमेरिका, ठीक, और ये मेरा एक बाल सखा है जिसका नाम है बुधिया। मान लीजिए बुधिया एक व्यापारी है और इसका नाम बुधिया इंडिया लिमिटेड। बुधिया एक व्यापारी है, बुधिया के नाम पर बुधिया इंडिया लिमिटेड है। ठीक, क्या नाम हो गया, बुधिया इंडिया लिमिटेड। अब ये बुधिया व्यापार कर रहा है। अगर नॉर्मल व्यापार कर रहा है तो मान लीजिए इसने इंडिया से 100 करोड़ का सामान खरीदा, इंडिया से 100 करोड़ का सामान खरीदा, भारतीय कंपनी है, और इसने अमेरिका में ले जाकर के इसे 200 करोड़ में बेच दिया। तो बुधिया ने प्रॉफिट कितना कमाया, 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब इस बुधिया को इस 100 करोड़ के प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा, कारपोरेट टैक्स देना पड़ेगा। बुधिया को 100 करोड़ के प्रॉफिट पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। अब यदि बुधिया टैक्स हेवन के थ्रू अपना टैक्स बचाना चाहता है तो बुधिया जुगाड़ लगाएगा, बुधिया खोजेगा कोई टैक्स हेवन देश और फर्जी कंपनी बनाएगा। अब देखो उसी बुधिया ने क्या किया, जो इसका बुधिया इंडिया लिमिटेड था, असली कंपनी ये है। तो जो असली कंपनी भारत से सामान खरीद रही और बेच रही है, ये तो असली कंपनी रहेगी। अब 3 नकली कंपनी बनाएगा। कैसे बनाएगा बताता हूं, कागज पर। अब ये बुधिया क्या करेगा, ठीक, किसी भी देश में जाएगा। मान लीजिए बुधिया मॉरिशस गया और मॉरिशस में एक ऑफिस खोल लेगा और उसका नाम रखेगा बुधिया मॉरिशस लिमिटेड, यानी किसी टैक्स हेवन कंट्री में ये चला गया। कहेगा जो बुधिया मॉरिशस, एक ऑफिस खोल दिया, एक आदमी रख दिया, मॉरिशस की सरकार कहेगी अरे तुम तो अब हमारे यहां की कंपनी हो गए, हमारा टैक्स लाई यही है। यानी अब बुधिया की मेन कंपनी कहां की हो गई, मॉरिशस की कंपनी। बुधिया कहेगा हमारा मेन कंपनी ये है, हमने मॉरिशस में रजिस्टर्ड कराया है। अब इस कंपनी के ब्रांच खोलेगा इंडिया में। मेन कंपनी कौन हो गई, बुधिया मॉरिशस लिमिटेड। अब इस कंपनी का ब्रांच खोलेगा इंडिया में, और इंडिया में जो ब्रांच खोलेगा उसका नाम रखेगा बुधिया इंडिया लिमिटेड। फिर एक ब्रांच खोलेगा अमेरिका में, बुधिया अमेरिका लिमिटेड। अब देखना असली काम क्या हो रहा है। असली काम ये हो रहा है कि बुधिया इंडिया लिमिटेड यहां से सामान खरीद रही है और अमेरिकन कंपनी को बेच रही है। असली काम तो ये हो रहा है। लेकिन अब कागज पर क्या दिखाया जाएगा, कागज पर दिखाया जाएगा कि बुधिया मॉरिशस लिमिटेड ओरिजिनल कंपनी है, मेन कंपनी है। कहां की कंपनी है, तो मॉरिशस की कंपनी है। ठीक, इस कंपनी ने अपना ब्रांच खोल दिया है इंडिया में। ठीक, अब ये बुधिया इंडिया लिमिटेड 100 करोड़ का सामान खरीदेगी कहां, इंडिया में, और उसी सामान को बेच देगी किससे, बुधिया मॉरिशस लिमिटेड से 100 करोड़ में ही बेच देगी। अब इंडियन कंपनी कहेगी कि हमने 100 करोड़ का सामान इंडिया में खरीदा और हमने मॉरिशस की कंपनी से 100 करोड़ में ही बेच दिया, तो क्या हमें कोई प्रॉफिट हुई, नहीं हुई। तो ये बुधिया इंडिया लिमिटेड कहेगी हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो जब प्रॉफिट नहीं है तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, तो भारत सरकार को टैक्स नहीं देगी। अब अपनी कंपनी को बेच रहा है, 100 करोड़ का सामान
भारत में बुधिया इंडिया लिमिटेड ने खरीदा और बुधिया मॉरिशस लिमिटेड को बेच दिया और कह रहे हम 100 करोड़ का 1.25 करोड़ में बेचेंगे। तो कोई प्रॉफिट इंडिया वाली कंपनी ने कमाया? भैया इस कंपनी ने 100 करोड़ का माल खरीद करके और 100 करोड़ का में बेच दिया, तो नो प्रॉफिट नो टैक्स, यानी बुधिया मॉरिशस लिमिटेड को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। बुधिया मॉरिशस लिमिटेड को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, सॉरी बुधिया इंडिया लिमिटेड को कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। गौर से समझिएगा, ध्यान से। यानी बुधिया ने क्या किया, ठीक, मेन कंपनी कहां रजिस्टर्ड कराया? बुधिया मॉरिशस लिमिटेड में, ये मेन कंपनी है इसकी। और उसके बाद उसने क्या किया, इंडिया में भी एक बुधिया इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी खोला, 100 करोड़ का सामान खरीदा, बुधिया इंडिया लिमिटेड ने खरीदा, और मॉरिशस वाली कंपनी से, ठीक, जो बुधिया मॉरिशस लिमिटेड है, इससे उसको 100 करोड़ में ही बेच दिया। तो इंडिया वाली कंपनी ने इंडिया में 100 करोड़ का माल खरीदा और मॉरिशस वाली कंपनी से 100 करोड़ में ही बेच दिया, तो इंडिया में उसे नो प्रॉफिट, और नो प्रॉफिट तो नो टैक्स, यानी भारत में कोई टैक्स नहीं दिया गया। अब ये बुधिया मॉरिशस लिमिटेड वाली कंपनी क्या करेगी, इस 100 करोड़ की क्या जो माल खरीदे थी, इसे बुधिया अमेरिका लिमिटेड से, जो अमेरिका में फेक कंपनी खोला था, इस बुधिया अमेरिका लिमिटेड से उसे 200 करोड़ में बेच देगी। तो इस बुधिया मॉरिशस लिमिटेड को 100 करोड़ का माल बुधिया अमेरिका कंपनी से बेचेगी तो 100 करोड़ की कमाई हो गई। यानी बुधिया मॉरिशस लिमिटेड ने 100 करोड़ का माल इससे 200 करोड़ में बेच दिया, तो इसको प्रॉफिट कितनी हो गई? 100 करोड़ हो गई, क्योंकि यहां तो 100 करोड़ में ही खरीदा है ना। अब ये बुधिया यूएस लिमिटेड से बेच रहा है कितने में? यहां माल कितने में खरीदा है? 100 करोड़ का। इसी 100 करोड़ के माल को बेच रहा है कितने में? 200 करोड़ में। तो ये बुधिया मॉरिशस लिमिटेड है, इसको कितनी की प्रॉफिट हुई है? 100 करोड़ की प्रॉफिट। तो मॉरिशस में ये अपना प्रॉफिट दिखाएगा, और जब मॉरिशस में अपना प्रॉफिट दिखाएगा तो मॉरिशस क्या कहता है? मॉरिशस कहता है हम प्रॉफिट पर टैक्स लेते ही नहीं है। तो इस बुधिया मॉरिशस लिमिटेड को यहां भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, नो टैक्स, यहां भी कोई टैक्स नहीं दिया, क्योंकि बुधिया मॉरिशस लिमिटेड ने बुधिया यूएस लिमिटेड को बेचा है, यहां प्रॉफिट कमाया है, और जो प्रॉफिट कमाया है वह कहां की कंपनी ने कमाया है? बुधिया मॉरिशस लिमिटेड ने कमाया है, और यहां टैक्स लगवा नहीं करता है, तो यहां टैक्स देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या करेगा ये बुधिया यूएस लिमिटेड, अब किसी अमेरिकन कंपनी को जिसको ओरिजिनल में सामान बेचना था, उसको 200 करोड़ में सामान बेच देगा, और यहां दिखाएगा देखिए हमने 200 करोड़ में खरीदा था, इसको अमेरिकन कंपनी को 200 करोड़ में बेच दिया, तो यहां भी उसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो नो प्रॉफिट नो टैक्स, नो प्रॉफिट नो टैक्स, ठीक, नो प्रॉफिट नो टैक्स। समझ में आ गई बात? नो प्रॉफिट नो टैक्स, अमेरिका में भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो बुधिया ने 100 करोड़ का सामान इंडिया से खरीद के अमेरिका में 200 करोड़ में बेच दिया ना, लेकिन ऐसे कागज पर घुमा दिया तो बुधिया को कहीं टैक्स नहीं देना पड़ा, न तो उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ा, न तो मॉरिशस में टैक्स देना पड़ा, ठीक, न तो अमेरिका में कोई टैक्स देना पड़ा। बुधिया टैक्स से बच गया, बुधिया टैक्स से बच गया, क्योंकि बुधिया ने अपना मेन रजिस्ट्रेशन टैक्स हेवन देश में करा लिया, सारा खेला यहां हो गया, ठीक। यानी बुधिया ने बिना टैक्स पेमेंट किए हुए 100 करोड़ का प्रॉफिट कमा लिया, कहीं टैक्स नहीं दिया, भारत अमेरिका सबको चकमा दे दिया, ठीक। ये है टैक्स हेवन। अब टैक्स हेवन कंपनियां दो तरीकों से व्यापार करती हैं, ठीक। ये जो टैक्स हेवन कंपनियां होती हैं वह दो तरीकों से व्यापार करती हैं, ठीक। एक को कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, बेस इरोजन ऑन प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक। इसे हिंदी में कहते हैं कर आधार का क्षरण और मुनाफे की चोरी। ये कंपनियां क्या करती हैं, ठीक, कि कर आधार का क्षरण और मुनाफे की चोरी, यानी मुनाफे की चोरी कर लेती हैं। कैसे? एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैं बता रहा हूं, ये सच है, एप्पल कंपनी है आप जानते होंगे, फेसबुक कंपनी आप जानते होंगे, अमेजन कंपनी आप जानते होंगे, नाइक कंपनी आप जानते होंगे, उबर कंपनी आप जानते होंगे, ठीक। ये कंपनी आपको लगता है अमेरिका है,
भले ही सारा काम अमेरिका में करते हैं, कागज पर इन्होंने अपने आप को किसी टैक्स हेवन देश में रजिस्टर्ड कराया होगा। जैसे एप्पल आपको कहते हैं ना अमेरिकन कंपनी है, हेड ऑफिस अमेरिका में, काम धंधा सब अमेरिका में हो रहा है। ऑन पेपर यह आयरलैंड में है। ऑन पेपर यह क्या है? आयरलैंड। आयरलैंड क्या है? टैक्स हेवन देश है। अब एप्पल क्या करता है? अपना व्यवसाय दुनिया भर के देशों में करता है, अमेरिका में भी करेगा, इंडिया में भी करेगा, ठीक, खूब प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन अपना प्रॉफिट कहां दिखाएगा? अपना प्रॉफिट दिखाएगा, हमारा प्रॉफिट तो आयरलैंड में हो रहा है, आयरलैंड में जो कंपनी रजिस्टर्ड करा है उसके नाम से दिखाएगा। और आयरलैंड वाला टैक्स लेता ही नहीं है, यानी प्रॉफिट अपना किसी हेवन कंट्री में दिखा देगा और आयरलैंड वाला टैक्स लेता ही नहीं है, तो नो टैक्स। एप्पल बच गया। यानी एप्पल की कहानी कुल मिला जुला करके ये है कि ये है यूएस, ये है यूएसए, ये है ठीक यूएसए अमेरिका, सब काम एप्पल यहां कर रही है। एप्पल का मोबाइल फोन सब काम यहां है, हेड ऑफिस यहां है, रिसर्च आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन यह एप्पल ऑन पेपर कहां है? आयरलैंड। यानी कागज में एप्पल कहता है कि हम कहां की कंपनी है? आयरलैंड। अब यह एप्पल ठीक इंडिया में भी व्यवसाय कर रहा है, मान लीजिए, यहां ठीक अमेरिका में भी व्यवसाय कर रहा है, और दोनों जगह के व्यवसाय से क्या कमा रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस प्रॉफिट पर अमेरिका टैक्स मांगेगा ना भाई। अमेरिका कहेगा हेड ऑफिस ऑफिस सब मेरे हैं, मेरे से टैक्स दो। एप्पल कहता है हम तो आयरलैंड की कंपनी, हम तो टैक्स वहां देंगे जो रजिस्टर्ड है। तो अपना सारा प्रॉफिट एप्पल कहां शिफ्ट कर दिया? प्रॉफिट कहां शिफ्ट कर दिया? तो एप्पल ने अपना सारा प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया आयरलैंड में, टैक्स हेवन देश में। और प्रॉफिट कहां दिखा दिया? आयरलैंड में। और आयरलैंड क्या है? आयरलैंड टैक्स लेता ही नहीं, टैक्स वहां जीरो है। तो एप्पल को आयरलैंड में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अमेरिका सरकार झुंझुना हिला रही है, अमेरिका वाले परेशान हैं कि एप्पल इतना कमाई करता है, अमेरिका को टैक्स ही नहीं देता है, सारा पैसा दिखा देता है आयरलैंड में, आयरलैंड टैक्स लेता ही नहीं है। भारत की, अब देखो भारत की फ्लिपकार्ट, आपको लगता है भारत की नहीं, रजिस्टर्ड है हांगकांग में। हांगकांग टैक्स हेवन देश है, यानी कागज पर वो इंडिया की कंपनी नहीं है, वो हांगकांग की कंपनी है। गए हांगकांग में एक ऑफिस खोल दिए हैं, सारा काम इंडिया में कर रहे हैं। जब टैक्स देने की बारी आती है तो कहते हैं हम तो हांगकांग की कंपनी है। यानी ये जो टैक्स हेवन देशों से व्यापार करती हैं कंपनियां, जो टैक्स बचाती हैं, उसके लिए क्या करती हैं? कर आधार का क्षरण और मुनाफे की चोरी। यानी ये क्या करती हैं? अपने कर आधार का क्षरण यानी और मुनाफे की चोरी, अपना कर आधार कहीं और शिफ्ट कर देती हैं। टैक्स हेवन में देश से प्रॉफिट कहीं और शिफ्ट कर देती हैं, और प्रॉफिट शिफ्ट करने से इनको बेस इरोजन मिल जाता है। प्रॉफिट उस देश में दिखाती हैं जहां टैक्स लगता ही नहीं है, तो प्रॉफिट शिफ्ट कर दिया और बेस इरोजन प्राप्त कर लिया। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है ये लोग सेल कंपनियां बना लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ये लोग शेल कंपनियां बना लेते हैं। सेल कंपनियां, सेल कंपनियां, सेल कंपनियों के माध्यम से व्यापार करते हैं। आप लोग कहोगे गुरुजी ये सेल कंपनियां क्या होता है? तो सेल का मतलब होता है खोखला, शेल का मतलब होता है खोखला। यानी एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ नाम की कंपनी है, व्यापार नहीं कर रही है। जैसे मान लीजिए हमने अभी एग्जांपल दिखाया था बुधिया हेवन लिमिटेड, बुधिया हेवन लिमिटेड। एक्चुअल में यह कंपनी कुछ नहीं कर रही है, कर तो सब यही रहा है, यहां से सामान खरीद के यहां बेच दे रहा है, लेकिन कागज पर दिखा रहा है कि हम बुधिया मॉरिशस लिमिटेड के माध्यम से सब काम कर। यह सिर्फ एक ऑफिस है, यह कंपनी है, काम सभी लोग कर रहे हैं, ये केवल एक ऑफिस कागज पर रखा गया है, ये केवल कागज पर ऑफिस है। तो ये जो कागज पर ऑफिस है, जो बुधिया मॉरिशस लिमिटेड है ना, जो सिर्फ कागज पर है, एक्चुअल में नहीं है, इसे ही शेल कंपनी कहा जाता है। सेल का मतलब होता है खोखला, अर्थात खोखली कंपनी कहा जाता है। यानी वह कंपनियां जो सिर्फ कागज पर होती हैं, व्यापार कोई और कर रहा है,
फिर कागज पर उनका नाम है, उन्हें शेल कंपनियां कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सेल कंपनियां कहते हैं। जैसे बुधिया हेवेल लिमिटेड जो मॉरिशस में थी, वह एक खोखली कंपनी है। इसने भौतिक रूप से न तो कोई माल खरीदा है और न ही कोई बेचा है, सब कुछ कागजों पर हुआ है, तो इसे क्या कह दिया जाएगा? सेल कंपनी। अर्थात शेल कंपनी वह है जिसका कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं होता है, वह केवल मुनाफे और घाटे को दिखाने के लिए कागज पर मौजूद होती है, केवल मुनाफे और घाटे को दिखाने के लिए कागज पर मजबूत होती है। यानी सेल कंपनी वास्तव में कोई और काम कर रहा है, सिर्फ मुनाफा घाटा दिखाने के लिए कागज पर। जैसे मान लीजिए एप्पल अमेरिका में काम कर रहा है, आप लोग आज तक जानते होंगे अमेरिकी कंपनी है, लेकिन एप्पल ने क्या किया है कि एप्पल आयरलैंड लिमिटेड के नाम से एक सेल कंपनी आयरलैंड में रजिस्टर्ड करा दी है। तो एप्पल आयरलैंड लिमिटेड कुछ नहीं कर रही है, कोई व्यापार नहीं कर रही है, केवल कागज पर मौजूद है। असली अमेरिका वाली व्यापार कर रही है, लेकिन कागज पर वो प्रॉफिट कमा ले रही है। ठीक, समझ में आ गई बात? अधिकांशतः कंपनियां जिनके माध्यम से धन का निवेश किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, वे शेल कंपनियां ही होती हैं, केवल घाटे और मुनाफे दिखाने के लिए कागज पर मौजूद होती हैं। तो जो भी टैक्स हेवन देशों से व्यापार किया जाता है वह दो तरीकों से किया जाता है। एक को कहते हैं बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग, तथा दूसरे को कहते हैं सेल कंपनियों के माध्यम से व्यापार। समझ में आ गई बात? तो दोस्तों, ये बात रही टैक्स में डायरेक्ट टैक्स की। अब हम चर्चा करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की, लेकिन इस क्लास में नहीं, अगले सीरीज में, अगली क्लास में। दरअसल टैक्स की क्लास बड़ी है और विस्तारित है, वो एक साथ जाने से मजा नहीं आता है। तो पहले आप डायरेक्ट क्लास पर जितनी बातें हैं डायरेक्ट टैक्स पर, ये पूरी बात समझ लीजिए। फिर अगली चर्चा हम करेंगे जीएसटी पर। जीएसटी मैंने देखा है पूरे यूट्यूब पर, हमको लगा जीएसटी बहुत शॉर्टकट हो जा रही है। थोड़ा जीएसटी को विस्तार से समझने की जरूरत है, थोड़ा जीएसटी को विस्तार से समझाने की जरूरत है। तो ये क्लास डायरेक्ट टैक्स पर इतनी बातें आपने सीख लिया। अगली क्लास हम लेकर के आएंगे आपके लिए जीएसटी पर। तो तब तक के लिए आप इस क्लास को देखिए, समझ में जो जो बातें आई हैं बेहतर कमेंट हमें बताइएगा, और फिर अगली क्लास हम लेकर के आएंगे जीएसटी पर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।